जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हैं। इल्जाम है भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कुश्ती महासंघ की सदारत करने वाले बृजभूषण शरण सिंह पर। क्या ये राजनीति का अखाड़ा है? यौन उत्पीड़न के आरोपों पर सभी पक्षों का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस ने देर से और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर क्यों की? पर्दे के पीछे की राजनीति क्या है? इल्जामों की सच्चाई क्या है? कोचेज इसके बारे में क्या सोचते हैं? खेल पत्रकार इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये सब जानने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह, उन्हें ये दांव क्यों चलना पड़ा? अंदर खाने क्या घात प्रतिघात चल रहे हैं पवार परिवार के खेमे में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो है जिसका नाम है नेता नगरी। तो आइए शुरुआत करते हैं राजनीति की पंचायत पर चर्चा करने की। अगर आपको पता चले जंतर मंतर, ये दिल्ली की वो जगह है जहां पर वेधशाला है, यानी मौसम का सही अनुमान लगाने की वैज्ञानिक तरकीब है। लेकिन जंतर मंतर ही वो जगह है जहां पर धरने और प्रदर्शन होते हैं। जंतर मंतर सुर्खियों में लौट आया है। पिछले 1-1.5 दशक में तमाम बड़ी राजनीतिक कवायद यहीं से शुरू हुई हैं। बीच में एक अपवाद आया था। पॉलिटिकल साइंस की भाषा में कहें तो रैलिंग पॉइंट दिल्ली का बॉर्डर हो गया था। तब किसानों ने आंदोलन किया था फार्म लॉज के विरोध में। लेकिन अब जंतर मंतर सुर्खियों में है। पहलवान बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। मुखालफत है कुश्ती फेडरेशन के मुखिया और कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की, जो 11 वर्ष से इस पद पर काबिज हैं। बृजभूषण के पक्ष का ये कहना है कि जल्द ही चुनाव होने वाले थे, जो अब फेडरेशन को जो निर्देश मिले ऊपर से उसके बाद रद्द कर दिए गए, तो मैं वैसे ही पद से हट जाता। लेकिन इन चुनिंदा खिलाड़ियों ने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। खिलाड़ियों ने गड़बड़ियों में यौन उत्पीड़न समेत कई इल्ज़ाम लगाए हैं। इसको लेकर कोर्ट में भी उन्होंने दस्तक दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। खिलाड़ियों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण है, गुंडई है और इस वजह से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही। ये सब प्रकट तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन अप्रकट तौर पर क्या है? क्या ये दीपेंद्र हुड्डा बनाम बृजभूषण शरण सिंह की कुश्ती महासंघ पर कब्जे की लड़ाई है? क्या ये हरियाणा बनाम यूपी की लड़ाई है? क्या ये जाट बनाम गैर जाट की लड़ाई है? क्या ये विपक्ष बनाम भाजपा की लड़ाई है? क्योंकि जिस तरह से एक एक करके विपक्षी दल इस मुद्दे के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। आप गौर करिए, पिछली बार जब ये पहलवान धरने पर बैठे थे तो उन्होंने साफ कहा था कि राजनेताओं का हमारे मंच पर स्वागत नहीं है। लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम बड़े नेता और हाल फिलहाल अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक तक कई लोगों ने वहां पर पहुंचकर अपनी सॉलिडेरिटी दर्ज कराई। पीटी उषा भी वहां पर पहुंची। उसके पहले उनके जो बयान थे उनको लेकर भी हलकों में अलग अलग ढंग की प्रतिक्रिया हुई। तो हमें लगा कि नेता नगरी में कुश्ती महासंघ, खेल महासंघ, इनकी राजनीति के बारे में विस्तार से बात करनी चाहिए और इस विषय पर भी बात करनी चाहिए। क्या ये लॉबी की लड़ाई है? क्या ये हक की लड़ाई है? क्या ये दोनों तरफ की साइड से बोले जाने वाला अर्ध सत्य है जिसमें सबको पूर्णता का और साफ तस्वीर का इंतजार है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई कद्दावर लोग जुड़ रहे हैं। आपका एक एक करके परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ हैं हरपाल सिंह बेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, कई पीढ़ियां जिन्होंने देखी खेल महासंघ के प्रशासकों की, खिलाड़ियों की और खेल पत्रकारों की भी। बेदी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। मेरे साथ धन्यवाद। इंडियन एक्सप्रेस के बहुत ही काबिल जर्नलिस्ट, जिनका लिखा पढ़ने का मैं इंतजार करता हूं, जिनकी स्पोर्ट्स को लेकर रिपोर्टिंग का मैं मुरीद हूं, ऐसे मेहर बसावड़ा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है मेहर आपका नेता नगरी में। इसके अलावा हमारे साथ 2 ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो कुश्ती के खेल से सीधे जुड़े हैं। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी जुड़ रहे हैं, जो पूर्व नेशनल कोच हैं और ध्यानचंद अवॉर्डी हैं, ओलंपियन भी हैं। ज्ञान सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महावीर प्रसाद बिश्नोई जी, जो कुश्ती के कोच रहे हैं और ये भी द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। सबसे पहले मेहर, मैं आपका रुख करूंगा।
ये मामला शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि मुझे याद है 6 महीने पहले लखनऊ से एक बाईलाइन फाइल हुई थी इंडियन एक्सप्रेस अखबार में ही, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से कुश्ती शुरू हुई और 30-40 सेकंड के अंदर रोक दी गई क्योंकि कुछ धर्माचार्य पहुंच गए थे और आशीर्वाद दिलवाना जरूरी था। और इसके बहाने बृजभूषण शरण सिंह किस तरह से कुश्ती संघ को चला रहे हैं, इस पर भी टिप्पणी की गई थी। थोड़ा आप हमें बता दें इसकी पृष्ठभूमि और हालिया डेवलपमेंट्स, उसके बाद हम और लोगों से बात करेंगे। मेहर। सौरभ, आपने लखनऊ की बात की, मैं लखनऊ का एक एग्जांपल ऑफ कोर्स दूंगा। मैं उससे पहले आपको आगरा लेकर जाना चाहूंगा। आगरा अगर जो हम छोड़े तो सोनीपत लेकर जाना चाहूंगा। सोनीपत अगर जो छोड़े तो दिल्ली लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि सारे ये जो वेन्यूज हैं वो वेन्यूज बदलते रहते हैं, उनका बैकग्राउंड बदलते रहता है, बट जो तरीका है, जिस तरह से बाउट्स चलाते हैं, जिस तरह से टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, वो कई सालों से सेम है। उसमें होता यह है कि 3 मैटें लगाई जाती हैं, मैट के एकदम बगल में लगाए जाते हैं एक सोफा, सफेद सोफा ज्यादा करके। वहां पर बृजभूषण जी बैठते हैं सेंटर में, उनके अगल बगल में उनके जो क्लोज एड्स है वो बैठे रहते हैं, और बृजभूषण जी के हाथ में होता है एक माइक। ये आप कोई भी टूर्नामेंट में चले जाइए, ये एक आपको दृश्य जो है वो फिक्स मिलेगा। और फिर बृजभूषण जी एक उन्हें हम क्रेडिट वेयर ड्यू जो हम कहते हैं वो ये है कि चाहे जूनियर टूर्नामेंट हो, सीनियर हो या इंटरनेशनल हो, इंडिया में जहां रेसलिंग टूर्नामेंट होते हैं वहां वो खुद हमेशा उपस्थित होते हैं। और उन्होंने एक बार मुझे कहा था, आगरा में कहा था, कि जहां वो खुद नहीं जा पाते हैं वहां पर वो सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं जो वेन्यू पे, और वो सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करते हैं। तो उनकी जो एक पकड़ है, उनका जो कंट्रोल है रेसलिंग पे, वो हमेशा से बना रहा है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं फेडरेशन के। जो उनका बाउट्स कंडक्ट करने का तरीका है वो आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि लखनऊ में जो हुआ जहां वहां पर काफी महर्षि आए थे, उनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए उन्हें बाउट रुकवाया गया था। कई दफे ऐसा हुआ है जहां पर उन्हें कभी लगा हो कि रेफरी ने सही पॉइंट नहीं दिया हो, तो वहां वो बाउट रुका देते हैं और वो फिर उनकी टिप्पणी देते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि कोई अगर जो और वीआईपी आया हो तो उनसे मिलाने के लिए बाउट रुकवा दिए, या अगर जो कोई रेसलर ने प्रोटेस्ट कर दिया कि अगर जो डिसीजन उसके फेवर में नहीं किया गया है, तो 1 मैन रिव्यू कमेटी हमेशा बृजभूषण जी रहे हैं। ये उनका हमेशा तरीका रहा है। उसका कारण ये है कि जो इंडियन रेसलिंग में जो हमेशा फाइनल वर्ड रहा है पिछले 10 सालों में, वो बृजभूषण जी का रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका हमेशा फाइनल वर्ड रहा है। तो ये एक तरीका है उनका फेडरेशन चलाने का ऑन टूर्नामेंट्स। यही तरीका रहता है जो हमें रेसलर से सुनने में आया हुआ है, जो वो कहानियां बताते हैं, जो बिहाइंड द सीन्स चलते रहता है, उसमें भी यही है, जहां पर बृजभूषण जी डिसाइड करते हैं कि कौन टीम में सिलेक्ट होगा, कौन टूर्नामेंट्स में जाएगा, कौन नेशनल कैंप्स में जाएगा, उसमें हमेशा उन्हीं का फाइनल से रहा है। अब प्रश्न ये बनता है कि एक व्यक्ति के हाथ में इतना पावर अच्छा है बुरा है, शायद उस पर एक डिबेट होनी चाहिए, बट मोटा मोटा ये तरीका है जिससे इंडियन रेसलिंग चलाया गया है पिछले 10 साल में। और ये एक एग्जाम्पल है जो बृजभूषण जी के हाथ में कंट्रोल था, पावर था इंडियन रेसलिंग का, वो इस तरीके का था। मेहर, इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है बृजभूषण खेमे की तरफ से कि वही खिलाड़ी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अपने आप को वीवीआईपी समझते हैं और जिन्हें ट्रायल्स में आने के लिए कहा जाता है? ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर जो हम देखें तो आप विनेश, बजरंग, साक्षी, आप ये 3 पहलवान देख लीजिए। ये तीनों पहलवान जहां पर मैंडेटरी ट्रायल्स रहे हैं, तीनों ने हमेशा भाग लिया गया है। बजरंग नहीं, जहां पर उन्होंने पार्ट लिया है वहां पर उन्होंने रेसलिंग फेडरेशन की परमिशन लेकर पार्ट नहीं लिया। ऐसा आज तक नहीं हुआ है जहां पर कोई खिलाड़ी अपने मर्जी से विदाउट रेसलिंग फेडरेशन परमिशन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है। लखनऊ की आप बात कर रहे थे, लखनऊ में वो जो सिलेक्शन ट्रायल्स के लिए ही मैं गया हुआ था, जो लास्ट सिलेक्शन ट्रायल्स हुए थे 2022 में ये हुआ था, वहां पर विनेश फोगाट ने पार्टिसिपेट किया था। वहां पर मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, साक्षी मलिक नहीं थी बिकॉज वो इंजर्ड थी शायद, और उसने फेडरेशन का परमिशन लिया हुआ था। सौरभ, मैं पिछले करीब 8 से 10 साल से ऑन ग्राउंड सारे सिलेक्शन ट्रायल्स मेजॉरिटी जितने हुए वहां पर मैं इन पर्सन में प्रेजेंट रहा हूं जी। और मुझे एक टूर्नामेंट ऐसा याद नहीं है जहां पर विदाउट परमिशन बजरंग, साक्षी या विनेश ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं किए हो। एंड सिमिलरली ऐसा कोई एक नेशनल चैंपियनशिप मुझे याद नहीं है
जहां पर अगर जो फेडरेशन ने एग्जेम्पशन नहीं दिया इन रेसलर्स को तो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया हो। तो ये कहना कि इन 3 रेसलर्स को पार्टिसिपेट नहीं करना था सिलेक्शन ट्रायल्स में या नेशनल चैंपियनशिप में, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अच्छा, दूसरी बात जो कही जा रही है कि जो केंद्रीय समिति है जो अनुराग ठाकुर के निर्देश पे बनी थी 23 जनवरी को 5 सदस्यों की, उसकी रिपोर्ट को लेकर भी बहुत मतभेद दिख रहे हैं। योगेश्वर दत्त कुछ और कह रहे हैं, बजरंग पुनिया कुछ और कह रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी है? हमारे पास वही जानकारी है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। रेसलर्स, हमें पता है जनवरी में जब ये कमेटी बनी थी, जनवरी 23 को ये कमेटी फॉर्म हुई थी, उसी दिन रेसलर्स ने काफी एक रिजर्वेशन उन्होंने एक्सप्रेस किया था ये कमेटी के फॉर्मेशन के ऊपर। उसके बाद बबीता फोगट को इंक्लूड किया गया था इस कमेटी में। विनेश फोगट से हमारी बात हुई थी, हमने एक इंटरव्यू किया था उनका अभी हाल ही में, पिछले महीने किया हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें और जो बाकी साथी थे उनके जो प्रोटेस्टर्स थे, ना कि सिर्फ बजरंग और साक्षी, बट बाकी सारे जो रेसलर्स जो जनवरी में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी का भरोसा उठ गया था ये कमेटी के ऊपर से, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये बायस्ड है। अभी इसमें सच्चाई क्या है एग्जैक्टली ये इस स्टेज पे बताना मुश्किल है, क्योंकि सरकार ने जब जनवरी में कमेटी फॉर्म की थी तभी उन्होंने कहा था कि ये जब भी इनका रिपोर्ट बन जाएगा वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा, जो अब तक नहीं है। तो विदाउट रीडिंग, बगैर पढ़े हम ये नहीं कह पाएंगे कि उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या है, बायस है या नहीं है, क्योंकि हम अगर जो कमेटी मेंबर्स से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बायस नहीं था, रेसलर से बात करते हैं तो कहते हैं बायस है। तो ये मतलब वो ही सेड शी सेड जो हम कहते हैं, और इसमें दोनों पक्ष अपने आप को मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे पक्ष को लोग ब्लेम कर रहे हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है वो हम शायद तभी पता लगेगी जब रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगा, जो अब तक नहीं हुआ है। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू अदर्स एंड देन विल कम बैक टू यू मिहिर। दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के एक उद्योगपति, जब हरियाणा के एक और उद्योगपति कहा जाता है तो संकेत साफ है कि जिंदल परिवार की तरफ इशारा है, जो उद्योगपति भी हैं, खेल प्रशासक भी हैं और इन सारी फील्ड्स में एक्टिव हैं। तो ये वर्सेस की लड़ाई में पहले ब्रजभूषण इनका नाम संकेतों में ले रहे थे, अब सीधे तौर पर ले रहे हैं, खास तौर पर दीपेंद्र का नाम। इस पॉलिटिकल अदावत के बारे में हमें क्या पता है जो स्पोर्ट्स की एरेना में लड़ी जा रही है? मेरा उसमें एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जिंदल जो है, मैंने एक्चुअली अब तक रिसेंटली मैंने कोई स्टेटमेंट देखे नहीं है जहां पर ब्रिजभूषण जी ने ओपनली जिंदल का नाम लिया हो। अभी नहीं लिया है। हाँ, एक अगर जो संकेत किया जा रहा है तो मतलब मेरा उसमें एक ही क्वेश्चन है कि जिंदल साथ में काफी बड़ा स्पॉन्सर भी है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, तो फिर इतने साल तक उस पर क्यों सवाल नहीं उठाए गए थे? और आई थिंक 3 महीने पहले या 4 महीने पहले ब्रिजभूषण जी ने इनफैक्ट ये कहा था कि इंडियन कुश्ती अगर जो चल रही है तो उसका कारण, वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि जिंदल का सपोर्ट रहा है उन्हें। तो वो मुझे पता नहीं है कि उसमें अगेन कितना फैक्चुअली करेक्ट है। सौरभ, मैं एक ही उसमें मतलब बात मेरी सिंपल सी है कि ये सारे जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस ब्रिजभूषण, ये सारे जो डिबेट्स चल रहे हैं वो शायद बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, पर जो मेन मुद्दा है उस पर से फोकस शायद हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आरोप लगा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, और उसका इनोसेंस या गिल्टी ये प्रूव करना ज्यादा जरूरी है। और साथ में ये सब जो बैकग्राउंड में सारी जो चीजें चल रही है वो शायद चलती रहेंगी, क्योंकि अभी माहौल शायद देश में ऐसा है कि सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगती है या नहीं, वो हो या ना हो वो अलग चीज है, पर एक पॉलिटिकल कलर सब चीज में आ ही जाता है। पर मेन मुद्दा है, उससे शायद फोकस नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल, इल्जाम है, गंभीर इल्जाम है जिनकी जल्द जांच होनी चाहिए। बेदी साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले 2 प्रसंग अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक, ये 70 के दशक की बात है, दिल्ली के राजपथ पे तब एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। केंद्र में थे श्रीराम सिंह, भारत के बेहतरीन एथलीट्स में शुमार थे, 400 और 800 मीटर दौड़ते थे, और उनका ये कहना था कि उन्हें 1970 के एशियन गेम्स में जानबूझकर हिस्सा नहीं लेने दिया गया। तब राजपथ पर पत्रकार इकट्ठे किए गए थे और एक रेस का आयोजन किया गया था, फिर उन्हें टीम में शामिल किया गया और उन्होंने मेडल भी जीता। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2-2.5 दशक, 2008 में हॉकी खिलाड़ियों ने तब तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर MS गिल के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर धरना प्रदर्शन किया था, कुप्रबंधन और खेल की उपेक्षा का इल्ज़ाम लगाया था। इसके पहले हाई जंप खिलाड़ी तेजस्वी शंकर भी एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गए थे। मनिका बत्रा ने भी टेबल टेनिस फेडरेशन के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया था। तो इस तरह के पहले भी कई उदाहरण हैं।
हालिया घटना पर बेदी साहब आप क्या सोचते हैं? इसमें किसके हित हैं, किसके साथ अन्याय हो रहा है और क्या करना चाहिए सरकार को और कोर्ट को? देखिए, ये तो सारा पॉलिटिकल मामला है और टोटल पॉलिटिकल। यहाँ पर पहलवान फंस गए। दिस रेसलिंग फेडरेशन हैज बीन द मोस्ट इनडिसिप्लिन फेडरेशन। 10 साल तो मैं नहीं जानता, उससे पहले की बात बता दूं, वीसी शुक्ला शायद बड़ा पावरफुल मिनिस्टर होते थे इंदिरा गांधी के टाइम। वीसी शुक्ला, उनकी धोती उतार दी थी कालकटोरा में पहलवानों ने, ऐसा भगाया थी। वो अध्यक्ष थे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ही वाज स्ट्रिप्ड डाउन। दूसरा थे जीएस मंडेर, अभी हैं, काफी ओल्ड हो गए, वो होम मिनिस्ट्री में सिक्योरिटी सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े हाई लेवल के। उनसे पूछिए कि उनके साथ कैसे पहलवानों ने बर्ताव किया। तो ये क्योंकि ये शुरू से जब भी से ये एसोसिएशन बनी है, इसमें हमेशा झगड़े रहे, हमेशा। कभी कोई जो द्रोणाचार्य अवार्ड लेना होता था या कोच बनता था तो ओवर एज, अपनी एज के कम कर देते थे। ऐसे इतने झगड़े हैं, अगर आप देखेंगे तो इसमें तो पूरा स्केलेटन खुल जाएगा। अब जब ये ब्रिजभूषण जी आए तो इन्होंने देखा होगा कि पिछले जो हैं, जो जितने भी हैं पहलवान, तो उनको निगराते, तो इन्होंने अपनी दादागिरी शुरू कर दी। इट हैड ए रीजन, बिकॉज जब उन्होंने देखा कि वीसी शुक्ला या जीएस मंडेर या उससे पहले बहुत जितने भी आए हैं, कोई ज्यादा देर टिका नहीं। रिमेंबर, इसका ब्रिजभूषण का सबसे लंबा टेन्योर है, कोई भी अपने दम पे नहीं टिका क्योंकि पहलवानों ने टिकने ही नहीं दिया, जैसी भी कोई रीजन थी। तो अब ये जो इसका सिचुएशन जो है, जैसे आपने एग्जांपल दिए, ये हिंदुस्तान की जितनी फेडरेशन है उनमें हमेशा यही रहा है। आपको हैरानगी होगी, 68 में जब ओलंपिक्स हुआ था, उस वक्त इंडियन हॉकी टीम 64 में जीती थी। हॉकी टीम में पहली बार 2 कप्तान बने आए, कभी सुना आपने? क्योंकि दोनों प्लेयर आ गए, प्रतिपाल सिंह और गुरबख्श सिंह, कि ये मैं कप्तान बनूंगा। हुआ ये कि इंडिया हार गया। इंडिया फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम को 3rd पोजीशन पे आए तो मैक्सिको में। तो इट इज नॉट ए क्वेश्चन। मूलचंद चौहान बिहेव लाइक ए डिक्टेटर इन टेबल टेनिस, आर.के. खन्ना बिहेव लाइक ए डिक्टेटर इन टेनिस। इस तरीके से जितने भी नाम, कलमाड़ी साहब एथलेटिक्स में ले लीजिए, तो ये एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते आप। अच्छा, कितने भी, अच्छा ये एलिगेशन हर जगह लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, यहाँ पर भी ये हुआ है। मोस्ट ऑफ द फेडरेशन फेसेस एलिगेशन, दीज एलिगेशन। उसका आज तक कुछ नहीं निकला। यहाँ तो ये पहली बार होता तो मैं हैरान होता कि आज कमाल हो गया, ये ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, दिए हॉकी, फुटबॉल में दास मुंशी, उन्होंने छोड़ा ही नहीं। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल ने जितना बेड़ा कर दिया वो चले गए, किसी ने नहीं कुछ कहा उनको। ही नेवर अटेंडेड एनीथिंग, उसने दादागिरी से चलाया कल्याण चौबे की। सवाल ये कि अगर ये पहली बार होता है फेडरेशन में, तब तो आदमी कहता कि ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्रिजभूषण ने मस्ट हैव लड़ाई, अगर इधर मैंने हुकूमत करनी है तो अपने वर्चस्व से करनी है। गलत से ये उसकी में आई एम नॉट डिफेंडिंग, मगर उसने इसलिए किया, उसने देखा कि जितने भूतपूर्व अध्यक्ष थे उनकी क्या हालत हुई है। रहा अब इस एजिटेशन का, ये एजिटेशन स्टार्टेड विद ए वेरी वेरी डिसेंट इंटेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट इज वन थिंग, ऐसा क्राइम है जिसपे कोई किसको माफ ही नहीं करना चाहिए। एंड देयर शुड बी समथिंग, ऐसे एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है, जब ये जनवरी में शुरू हुआ, इट हैड ट्रेमेंडस ग्रोथ। अब क्या हुआ कि अब सारे पॉलिटिशियन आ गए। मैं ही इसी बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जब पॉलिटिशियन आ गए तो टेकन ए बैक स्टेज। अब वो जब इधर नारे लगाए, इन्होंने कोई पहलवानों ने नहीं लगाया, पहलवानों ने उनको बुलाया। अब इनके पहलवानों के हाथ से निकल गया। अब नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र बनेगी, अब नारे लग रहे हैं अनुराग ठाकुर के खिलाफ। इन्होंने पहलवानों ने किसी ने नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। अब क्या हो रहा है, जब पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, इनिशिएटिव हैज गॉन आउट ऑफ द पहलवान, इन रेसलर्स के हाथ से निकल गया। कहीं ना कहीं इन्होंने एक सबसे टेक्निकल मिस्टेक जो की थी, जो इन्होंने पॉलिटिशियन को लिया है, केजरीवाल साहब, जो भी जिनको भी मौका मिला, अब सुना पंजाब से भी कई लोग आ रहे हैं। तो जब ये ऐसी सिचुएशन बनेगी तो विच मीन इट इज नथिंग टू डू विद रेसलिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये मेरा यहाँ पर तक मानना है, दोनों साइड से हैं, एक बंद गली में फंस गए हैं। पहलवान डजंट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। अगर छोड़ते हैं तो उन्होंने पहले उन्होंने डिमांड किया था कि इसको ही शुड रिजाइन। अब 7 तारीख को इलेक्शन होनी थी, हाई कोर्ट ने कहा नहीं होगी, उन्होंने 2 मेंबर कमेटी बना दी है तो आईओए ने। तो 7 हाई कोर्ट के डायरेक्शन से 7 मई को नहीं होगा इलेक्शन, नहीं तो ये हट जाता। पहले डिमांड थी इसको हटाओ जनवरी तक, अब डिमांड है उसको अरेस्ट करो। अरेस्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया
आप जाके लोकल कोर्ट देखो, हमने FIR लिखवा दिया। अब पहलवानों को जो भी गाइड कर रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा, दे हैव ए वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, दे हैव, जैसे मेरे ने एक्सप्लेन किया, दे हैव ए वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम, मगर अब वो ऐसी बंद कर दी। मैं प्रियंका डेरा भी पहुंच गई है, ये वाड्रा, ये जो लोग जितने भी आए हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, बाकी जगह पे क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रही? क्या हिंदुस्तान में और कहीं नहीं हो रहा? जब ये पहलवानों का इसका अपना केस इनका इसलिए कमजोर हो गया, मेरा मानना है ये पॉलिटिशियन आ गए हैं बीच में। जब जिधर जहां जहां चरण पड़े संतों के हुआ बंटाधार, अब आप किसके साथ डील करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट के कहा जी हम जाएंगे, मगर जब तक ये इसको गिरफ्तार नहीं करेगा, तो गिरफ्तार किस बात करेंगे? कोई लीगल प्रोसीडिंग तो भी है। आपने गए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने FIR लिखवा दिया, अब आप यू हैव टू फाइट ए लीगल बैटल। इट इज ए लीगल बैटल एज फार एज रेसलर्स आर कंसर्न, इट इज ए पॉलिटिकल बैटल। जो बाकी अंदर आए हैं, whether it is जाट वर्सेस नॉन जाट, whether it is यूपी वर्सेस हरियाणा। और एक बात बता दूं मैं आपको जाते लास्ट पे, ब्रिजभूषण सिंह हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, रॉन्ग और राइट। उसने कहा जी मैं, अब ये भी महीर ज्यादा, क्योंकि महीर हैज बीन कवरिंग इट, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता है, शायद मैं गलत भी हूं। महीर, उसका कहना है ब्रिजभूषण का कि मैंने बाकी पहलवानों को, यूपी के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के पहलवानों को लाया है, दे थिंक कि इसमें हरियाणा के पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, नॉट ऑल, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो हेजीमनी है उसको चैलेंज कर रहे। रॉन्ग का राइट, उसने भी अपना एक केस बिल्ड कर दिया, और दैट इज ट्रू ऑल्सो। लॉट ऑफ यूपी के, महाराष्ट्र का, और पिछली बार एक रियो में तो बहुत ही गलत हुआ था, एक जो महाराष्ट्र के पहलवान आया था, तो उस वो थे, या राजस्थान के। तो मेरा जहां तक ख्याल है, ये इस ऐसे ही रिगरवा रोड में फंस गए हैं पहलवान, इनको समझ नहीं आ रहा कहां जाए। दे स्टार्टेड विद अ वेरी डिसेंट इंटेंट, आई सपोर्ट देयर कॉज, बट अब क्योंकि ये पॉलिटिकल हो गया है, अब वो किस तरफ जाएगा मैं कह नहीं सकता। बेदी साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने कई अहम मुद्दों पर बात की है। आपने चेंजिंग गोल पोस्ट की बात कही, आपने ये भी कहा कि जब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के इल्ज़ाम है तो उसका एक लीगल कोर्स होगा। मैं दर्शकों को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। जब इन पहलवानों ने पहले शिकायत की थी तब FIR दर्ज नहीं की थी। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करता है। 2 धाराएं हैं, 2 अलग अलग FIR। पहली FIR में पॉक्सो एक्ट लगाया गया, दूसरी FIR में धारा 345, 345A, 354D और 34 लगाई गई। कई धाराएं गैर जमानती हैं। तो ब्रिजभूषण पर आरोप लगाने वाले ये पूछ रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब ब्रिजभूषण के पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है, उनका कहना है कि जिस नाबालिग ने FIR दर्ज कराई वो जांच समिति के सामने पेश नहीं हुई। फिर कहा गया कि बजरंग पुनिया का ऑडियो है जिसमें वो झूठे आरोप लगाने वाली महिला पहलवान तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने वो ऑडियो समिति को दे दिया है। फिर कहा दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हो रहा। फिर कह रहे हैं कि हरियाणा के अलावा देश के दूसरे राज्यों के, जिसकी तरफ बेदी साहब ने ध्यान दिलाया, पहलवानों ने आरोप क्यों नहीं लगाया। और फिर कहा कि धरना दे रहे खिलाड़ी मनमानी चाहते हैं, कैंप हरियाणा में लगें और बिना ट्रायल के बड़े टूर्नामेंट में भेजा जाए। हालांकि इस पर मेहर ने बात साफ कर दी कि वो लगातार कवर कर रहे हैं और ये सारे खिलाड़ी ट्रायल्स में जाते हैं। राजनीतिक मंच की बात तो हमने की ही, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र हुड्डा और बृंदा करार समेत कई नेता पहुंचे। इस पर हमारे साथ ज्ञान सिंह जी जुड़े हुए हैं, पूर्व नेशनल कोच और ध्यानचंद अवार्डी ओलंपियन भी हैं। ज्ञान सिंह जी, क्या कहना है आपका इस पूरे प्रकरण पे? पूरे इसको कहने को तो कुछ है नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों ने इतना तोड़ मोड़ दिया, इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं, इतने इसको मतलब कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। सही बात पे देखो, मैं 2007 तक चीफ कोच रहा, 2 एशियन गेम्स के बाद करतार जी आए थे, मैं रिजाइन कर गया था। पर रेसलिंग फेडरेशन में नहीं, सभी फेडरेशनों में ये कभी से ही होता रहा है। सिंह साहब जो कह रहे थे उनका बहुत पुराना तजुर्बा, हमारी भी उन्होंने कभी देखी होगी। मैं 78 से नेशनल कैंप में हूं, तो फेडरेशनों में झगड़े तो कभी से होते रहे हैं, ज्यादा लंबे नहीं चले लोग। पर ये एक अलग तरह का झगड़ा है, ये अलग तरह का ऐसा झगड़ा है जो हमने पहले कभी रेसलिंग में, क्योंकि महिलाएं हमारे टाइम पे नहीं थी और जब मैं कोच आया तब महिलाओं का आना शुरू हुआ था। लेकिन मैं रेलवे में स्पोर्ट्स ऑफिसर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूं, तो मेरे पास 10-12 गेम थे जिसमें हॉकी थी, बास्केट भी थी, टीम गेमों में। तो टीम गेमों तक तो हमें सुनता था ये सेक्सुअल हरेसमेंट का, जो माइनर लोग थोड़ा थोड़ा बोलते थे। और उस गेम में ये मतलब ज्यादा था जिसमें आप मदद कर सकते हैं। बेद साहब ने बहुत चीज देखी होंगी, मदद किस गेम में हो सकती है, टीम गेम में हो सकती है,
बॉक्सिंग में हो सकती है, रेफरी में करते हैं, इसमें जिम्नास्टिक में हो सकती है। तो कुछ गेमों में ऐसा था जो सुनते थे, क्योंकि मैंने गेम नजदीक से देखे हैं 10-12 और उनके साथ जुड़ा भी रहा हूं, मैं कई फेडरेशनों के साथ भी मतलब एग्जीक्यूटिव में रहा हूं, तो मैंने ये देखा। पर इस तरह का इतना बड़ा, और मैं आपको ये बता देता हूं, ये जितनी भी लड़के लड़कियां बैठे हैं, ये मेरे अंडर ट्रेनिंग भी नहीं ली इन्होंने, और ये मेरे को सिर्फ नाम से जानते हैं, उतना अच्छा नहीं जानते मेरे को। मेरे साथी ज्यादा जानते हैं, या जिन्होंने मेरे को ट्रेनिंग 2006 तक जिन्होंने ट्रेनिंग ली वो ज्यादा जानते हैं। पर मैं उनके पास पहली बार गया था तो उनके बुलाने से नहीं गया था, मेरे को किसी ने कहा, अरे पहलवान जी आपके बच्चे तो धरने पे बैठे हैं, टीवी देखो। मैंने टीवी देखा, तो मैं नेक्स्ट डे गया। तो जब मैं नेक्स्ट डे गया तो कुछ बच्चों ने रिकॉग्नाइज करके मुझे मंच पे बुला लिया। एक दो जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बोला, अरे पहलवान जी, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंडिया का पहला ए ग्रेड कोच हूँ, मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लिखा मान लेते थे, जो मैं बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स किया था, मैं अकेला ही रेसलर था जो हॉस्टल से इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाता था, ना तो आर्मी फौज पुलिस से ऐसे आते थे। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा एक बना हुआ था, पढ़ा हुआ तो ज्यादा नहीं था, पर लेकिन एक मतलब मेरी रेसलिंग फेडरेशन उसमें मेंटलिटी में थोड़ा सा मेरा था भी, ये थोड़े से पढ़े लिखे हैं। कि पहला मेरे को ए ग्रेड भी 1961 में नाइस पुली थी, उसके बाद 92 में पहला ए ग्रेड हुआ था, वो मैं था। तो इस करके थोड़ा सा मैं चीफ कोच भी इसी के कारण बना था 96 एटलांटा ओलंपिक से लेकर 2006 तक। तो मेरा अपना ये होता था, मेरे टाइम पे किसी फेडरेशन ने कुछ भी इंटरफेयर नहीं करते थे, अगर वो इंटरफेयर करते थे तो मैंने उसी दिन बोल दिया था मैं चला जाऊंगा, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर रेसलिंग के बारे में आप मुझे बताओगे तो फिर मैं ऐसा सोचूंगा, मैं नहीं जानता आप जानते हो, तो मैं चला गया। एक बार ऐसा हुआ भी था 2003 में, पर वो इससे सिस्टम से वो नहीं है। अब हम जिस पे बात कर रहे हैं उससे दूर चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है, जब मैं वहां पे गया, उन्होंने उनसे बात की, मैं कहा बेटा हम आपको सपोर्ट करने आए हैं, क्या जो ये बात कह रहे हैं इसमें कुछ ठीक है? तो उसमें से एक बच्चे ने मुझे क्या कहा, बोला सर आप यकीन नहीं करोगे, एक सही तथ्य चेक कर लो, इसके पहले टर्म ने छोड़ के, यानी सेकंड टर्म से अब चेक करवा दो, दो टर्म के बाद के बच्चों को बुला के, तो इसमें 100-150 बच्चे आ जाएंगे। तो फिर इससे ज्यादा मैंने नहीं पूछा, भाई ठीक है बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूं। तो मैं उनको राय रुई देने लगा, तो उन्होंने, मुझे लगता नहीं मेरी राय की कोई सोची होगी, छोड़ो। ज्ञान जी थोड़ा इसको थोड़ा विस्तार समझाइए, हम समझ नहीं पाए। उन्होंने क्या बोला, 100-150 से बच्चे होंगे? हाँ, मैंने उनको बोला कि बेटे ये सच्चाई है क्या जो आप बैठे हो? क्योंकि हमारे समाज में मुझे लगता है हम बेटा बेटी के, हम छोटे भाई, मैं तो अपने छोटे जूनियर प्लेयरों से भी कभी ऐसी बातें नहीं करता, अपनी है, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं। मैंने फिर लेकिन उस दिन पूछा, मैंने कहा बेटे क्या आप सच्ची चीज पे बैठे हो? तो उनका आंसर ये था, सर पहले 4 साल छोड़ दो, नेक्स्ट 8 साल के अगर बच्चियों से जेन्युइन सब जितनी जूनियर सीनियर कैडेट की बच्ची कैंप में आई है और उनसे सही बात की जाए, सबसे पूछा जाए, तो यह आंकड़ा 100-150 तक पहुंच सकता है। ये धरने पर बैठे खिलाड़ियों मैंने कुछ बात नहीं की, मैंने इसके बाद उनसे कुछ बात नहीं की। मैं उस दिन बैठा, वो मुझे लग रहे थे, मैंने एक दो उनको राय भी दी। राय क्या दी, भाई बेटे तुम पर्सनल नाम मत लो किसी का, और जो है ना आपकी लड़ाई है तो उसको इस तरह का ना करो, तो आप भागो मत, आप पे जिस पे भी विश्वास है आप उसको भेज दो, किसी के पास भेजना है तो आप उसको भाग लेते हो। तो उन्होंने, मुझे लगता है मेरे को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। फिर नेक्स्ट डे और सेकंड नेक्स्ट डे मैं गया तो मैं नीचे ही रहा, मैं मंच पे नहीं गया। अच्छा। तो ये था मेरा अपना रोल उसमें पहले का, जितना मैंने महसूस किया। जब इनका सेकंड अब जब ये आया, तब इन्होंने मुझे याद किया कि जी को साहब हमारी बात हुई है कईयों से, पिछली बार तो हमें बीजेपी वालों ने बुला के हमें मतलब एक ग्रुप होगा, इसमें मैं पार्टी पुर्टी के बारे में ज्यादा नहीं जानता, एक बीजेपी के ग्रुप ने हमें भगा के यहाँ बिठा दिया और उन्होंने हमें यूज कर लिया। ये वर्ड मैं एग्जैक्ट बोलूंगा, मेरे को किसी से डर नहीं, ना मेरे को कोई लेना ना देना। तो उन्होंने मुझे बताया, तो अब क्या करोगे भाई तुम? तो अब सर हम जो है ना, जो ये सब लोग कह रहे हैं और हमें झूठा बना रहे हैं, और झूठा कब से बनाना शुरू किया, जब रिपोर्ट नहीं आई है उसकी कमेटी की, और रिपोर्ट आने से पहले ही वो नेशनल करा रहा है वहां पे गोंडा में, जहां इसका अपना कॉलेज है, और वहां पे वो आदमी
जो सरकार ने सस्पेंड किया है तोमर, वो मेडल सेरेमनी कराया है, तो लोग हमसे और पूछने लगे, बोला यार तुम कुछ नहीं थे, कमेटी उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, तुम झूठ बोल रहे थे, अगर तुम सच्चे होते तो तुम FIR कराते। तो गुरुदेव अब हम FIR करा के ही दिखाएंगे, जो हम अपनी बेटियों को नहीं चाहते थे आगे लाएं, हमें इस बात के नहीं चाहते थे आगे लाएं, लेकिन अब हम मजबूर हैं को साहब, आप हमारे साथ रहोगे। इस बार उन्होंने एडवांस में मुझसे बात की है कि आप हमारे साथ रहोगे और आप पिछली बार की तरह हम ऐसे नहीं करेंगे, जाएंगे, आप 4-5 कोच जाओगे, जहां भी जाओगे, हम नहीं जाएंगे आगे इस बार, लेकिन इस बार हम सब पार्टियों को बुलाएंगे। मैंने कहा भाई ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, तो हम ये करेंगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन उस दिन बाई चांस मेरा दोस्त है, स्पोर्ट्स ऑफिसर है, सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे बोर्ड का, हमारे साथ ही रहा है, उसकी बेटी की शादी जयपुर, मैं उधर चला गया, तो पीछे से इन्होंने आया फोन संडे को, हम तो कर रहे हैं सर, वो आपसे बात हुई थी, और उससे पहले FIR की बात हुई थी। तो FIR जब बात हुई तो इन्होंने बताया सर हम FIR कराने जाएंगे, तो FIR वाले दिन भी मुझे बुलाया था, FIR वाले दिन भी FIR इन्होंने कराई फ्राइडे को। तो जो फ्राइडे को बात हुई तो मैंने कहा भाई मेरे को बुलाया, तो मैंने कहा बच्चियां को मेरे से मत मिलवाना, और हो सकता है तो जो भी आपके साथ आए उनको किसी से नहीं मिलवाना। तो कह रहे जी उसमें जाएंगे पुलिस स्टेशन में, मैंने कहा मास्क मंगा लो, वो मास्क लगा के जाना, हम किसी बच्ची का नहीं देखना चाहते चेहरा, कल ना कोई हमसे मुंह से निकल जाए या हमसे कोई नाम नहीं। बोले गुरुजी ठीक है। उन बच्चियों को मेरे को बुलाया, सबको गए, हम 10 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे जैसे लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक बैठे रहे। अब वो ऑफिसर्स हेल्प करना चाह रहे थे, जो भी ASHO था, ACP था, सब, तो वो बार बार कह रहे थे, उन्होंने हमें अच्छा मतलब ये नहीं कहा, अच्छा बिहेव भी किया, उन्हें पता चल गया था कि भैया ये आ रहे हैं कि सर देखो हम मजबूर हैं, अब भी ये कोई केस ऐसा नहीं है हम आए और आपको FIR कर देंगे, हमें थोड़ा सा हमें सीनियर अफसर से बात करनी पड़ेगी। तो उसमें 1-2 घंटा 3 घंटे लग गए। जब 11 बज गए, 11:30 12 बज गए, तब उन्होंने कहा भाई ठीक है, हमने आपकी वो कंप्लेंट ले ली और उस पर स्टैंप लगा के दे दिया। तो हमने तो सोचा था ये FIR होगी, लेकिन जो हमारे साथ वकील था उसने कहा भाई ये इस पर नंबर कहाँ है, FIR तो तब होगी जब ये नंबर होगा। तो वो कह रहे हैं नहीं उसमें तो टाइम लगता है, FIR में पहले आपका ये डालना पड़ेगा सारा, फिर उसका OTP आएगा, फिर OTP का नंबर जाएगा, फिर वो जनरेट होगा, तो वो तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपकी ये हो तो गई, आप इसको लेके जाइए। तो हमने वकील से पूछा, मैंने कहा भाई हमें तो इसका नॉलेज नहीं है, हम तो पहली बार थाने में गया हूं मैं तो शायद। तो वो कहने लगे नहीं FIR का हमें नंबर चाहिए, FIR नहीं है, ये तो आपने एप्लीकेशन दे दी, बस एक उसे ले ली, हमने रिसीव की है, ये वो नहीं है। तो उन्होंने जब वो कहा ठीक है बेटे, मैंने कहा आप चले जाओ गाड़ियों में, जो बच्चे हैं, क्योंकि किसी का मास्क वास्क उतर जाए, कोई देख ना ले, आप जाइए। तो फिर वो बाद में वो पुलिस के ACP वो इंस्पेक्टर कहने लगे अरे पहलवान आप भी जाओ, लेट हो रहे हो, आपका वकील को छोड़ दो, हम इसको 11 12 1, बल्कि वकील कहने लगे हम रह जाते हैं, आप जाओ, और 11 12 1 भी बच सकता है, क्योंकि 7 FIR है, इसमें टाइम लगता है भरने में, FIR आने में, OTP आएगा, फिर नंबर चढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम भी आ गए। तो सुबह हमें पता चला कि उन्होंने FIR नहीं लिखी, वकील ने बताया। तो हमने फिर वकील ने इनके से बात की है, तो वो कह रहा नहीं लिख देंगे। जब इन्होंने FIR भी नहीं लिखी, तो फिर उस दिन मैं नहीं था, सैटरडे संडे में, तो इन्होंने संडे को, जब ये सैटरडे को गए थाने में, FIR नहीं लिखी, संडे को गए थाने में, FIR नहीं लिखी, वही बहाना। तो ये फिर सीधे जाके जंतर मंतर, वहां से आके जंतर मंतर बैठ गए कि फिर हम तो धरना ही देंगे। और मुझे इन्होंने फोन किया, तब मैं जयपुर था, तब मैं तो रात को लेट पहुंचा था। ठीक है ये जी, तो धरने की बात हुई सर जी। मैं फिर आऊंगा आपके पास और जानकारी के लिए। हमारे साथ महावीर प्रसाद बिश्नोई जी हैं। बिश्नोई जी, आप क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रसंग पे, बताइए सर। सबको नमस्कार। पहली बात तो मैं, जैसे ज्ञान सिंह जी है, ये भी मेरे बड़े भाई की तरह है, इन्होंने अपने विचार रख दिए। और मैं भी रेसलिंग में पिछले 25 साल से मैं कोच हूँ, उससे पहले भी मैं 10-12 साल ज्ञान सिंह जी के साथ भी एज ए प्लेयर भी कोच में रहा हूँ, एज ए प्लेयर हम दोनों रहे हैं, ये बड़े थे हमारे से। मैं ये बताना चाहता हूँ, कहीं भी कोई भी डिस्प्यूट और झगड़ा होता है तो पहले आपको अपने परिवार में निपटाना चाहिए। इन्होंने ये धरना कब आता है, आप सब दुनिया जानती है, मुझे सुन रहे वो भी जानते हैं, धरने की नौबत कब आती है, जब आपको छोटे लेवल पर, उससे ऊपर लेवल पर, किसी भी लेवल पर आपको न्याय ना मिले, तब धरने की नौबत आती है। ये स्टार्टिंग दौड़ने से हुआ, ये रेसलिंग के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।
और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जैसे बेदी साहब ने बताया कि रेसलिंग का हमेशा से रेसलिंग के रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे रहे हैं, मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ, और उसमें हम जैसे लोगों का, ज्ञान सिंह जी का, हमारा भी बहुत योगदान रहा है। तो किंतु रेसलिंग में एजुकेशन की हमेशा कमी रही है, शिक्षा की कमी के कारण, पहलवान कम पढ़े लिखे होने के कारण, जैसे उन्होंने बताया अब ये पॉलिटिकल हो गया है, यूज़ हो गए हैं, ये सारी गलतियाँ एजुकेशन ना होने के कारण हो रही है। और इसके कारण रेसलिंग आज की डेट में जो हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुश्ती बदनाम हो रही है और रेसलिंग बहुत पिछड़ रही है, क्यों जो अब तक 4-5 नेशनल हो जाने चाहिए थे वो नेशनल नहीं हो रहे हैं, सारी गतिविधियाँ ठप है। आने वाला एशियन गेम्स और ओलंपिक, इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। हम रेसलिंग को नेशनल गेम बनाने की सोच रहे थे, जिस बात को आप कह रहे हो दबंग है, वो आदमी पार्लियामेंट में रेसलिंग को नेशनल गेम्स के लिए पूरी तरह लड़ाई लड़ रहा है। तो वो देखिए रेसलिंग के फेवर के लिए उसने काम किया है, इसको कोई नकार नहीं सकते। रेसलिंग में डिसिप्लिन ऐसे नहीं बनता, जो एजुकेशन नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स भी आए, जैसे वरपाल जी ने बताया, जो भी आए उनके साथ बदतमीजी हुई। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन था इनका। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के कारण ये 12 साल तक इन्होंने चलाया और रेसलिंग को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर गए। और यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद भी जाता हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कभी, तो रेसलिंग की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड UWW में रेसलिंग की इमेज पहले 5-7 देशों में है। भाई इंडिया की रेसलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। दूसरी बात, इंडिया की फेडरेशन बहुत पावरफुल है। इंडिया एक पैसे वाला देश है और इंडिया रेसलिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये हमारी इमेज पिछले 12 सालों में बनी थी। मैं पहलवान बजरंग से बहुत ज़्यादा पर्सनली 1.5 साल से मैं NCO में बहालगढ़ में चीफ कोच था। मैंने बजरंग भी वही ट्रेनिंग के लिए आता था, हम साथ खेलते थे। और ये बहुत ही अच्छा इंसान है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने पत्रकार थे, उन्होंने बताया कि वो हर टूर्नामेंट में जहाँ भी ज़रूरी था उसने भाग लिया, कभी भी उसका अनडिसिप्लिन नहीं था और हर चीज़ में उसका पूरा सहयोग था। फेडरेशन के साथ भी उसका तालमेल बहुत अच्छा था, कभी कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही चलो विनेश की चीफ कोच के साथ थोड़ी बहुत डिस्प्यूट के मामले जो भी है, मैं क्योंकि फीमेल रेसलिंग की तरफ लखनऊ आज तक मैं कभी गया नहीं हूँ, उसका पता नहीं है, किंतु फीमेल रेसलिंग हमारी पिछले 12 सालों में बहुत ऊपर उठी है। और इस पावरफुल आदमी के कारण ही ऊपर उठी है कि किसी भी महिला की शिकायत मेरी नॉलेज में तो कभी ऐसे आई नहीं कि किसी महिला के साथ किसी कोच ने गलत किया हो या किसी पहलवान ने गलत किया हो, क्योंकि वो फेडरेशन के संज्ञान में आने के बाद उस इंडिविजुअल को ये पता होता था कि फेडरेशन के संज्ञान में आने के बाद इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और जो कोच है या ऑफिशियल है उसका रेसलिंग का भविष्य चौपट। अच्छा जी, शुक्रिया महावीर जी। 4 विद्वान 4 पक्ष। मेहर वसावड़ा ने बताया किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ को चला रहे हैं। बेदी साहब ने बताया कि गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है और मनमानी है दोनों ही तरफ से, नेतागिरी भी घुस गई और जो खेल संघ चलाते हैं उनकी मनमानी है। ज्ञान सिंह जी ने बताया कि क्या कंप्लेन की स्पोर्ट्स के लोगों ने और उनके साथ कैसे फौरी तौर पे FIR लॉन्च करने और सब जगह पे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, उनके इल्ज़ाम रहे कि दिल्ली पुलिस ने बदतमीज़ी की, बारिश में गद्दे भीग गए थे तो बेड नहीं लाने दिए, इस तरीके के इल्ज़ाम हैं। और महावीर जी ने कहा है कि आज इतने कुश्ती में मेडल आ रहे हैं तो इसमें एक बड़ा योगदान बृजभूषण का भी है, जिन्होंने कुश्ती महासंघ को ऊंचाइयों पर लेकर। ये 4 पक्ष हैं। अब बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हरपाल जी, अब समाधान का रास्ता क्या है? 2 चीज़ों पे बात हो रही है। एक, क्या कभी इस देश में सभी खेल महासंघों का ठीक से ऑडिट होगा और उस पर जो कब्जे की राजनीति है उसको ठीक किया जाएगा? पर जैसे ही मैं ये कहता हूं मुझे ध्यान आता है कि क्रिकेट में भी रिफॉर्म्स की बहुत बात हुई थी सर, और उन रिफॉर्म्स का क्या हाल हुआ वो पूरा देश देख रहा है। तो एक चीज तो ये है कि क्या बड़े राजनेताओं, बड़े उद्योगपतियों के बिना ये खेल महासंघ नहीं चल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जब हम ये कहते हैं कि खेलो इंडिया, आगे बढ़ो इंडिया, ओलंपिक में मेडल लाओ इंडिया, तो प्रोफेशनली जब इनको रन किया जाना चाहिए तो ना तो जो फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, ना ही कोच और ना ही खिलाड़ी, किसी को भी VVIP या नियम से इतर स्टेटस ना मिले। और तीसरी बात ये कि अब इसमें इतनी राजनीति समाहित हो गई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये कुश्ती के खिलाड़ियों की लड़ाई रह गई है या 2024 के चुनाव के पहले विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी सरकार की लड़ाई हो गई है। और आखिरी सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसी भी किस्म की राजनीतिक लड़ाई हो, यदि यौन उत्पीड़न के गंभीर इल्जाम लगे हैं तो उनकी समयबद्ध ढंग से जांच
क्यों नहीं की जानी चाहिए? बेदी साहब। देखिए, पहले तो ये है कि ये नेताओं को तो दोष ना दे, क्योंकि नेताओं को ये प्रेयर ही बुलाते हैं, आइए बनिए, अध्यक्ष बनिए। उसमें क्या फर्क पड़ता? उस पर कहता कि ये मिनिस्टर है, ये नेता है, हमें स्पॉन्सरशिप मिलेगी, हमारी कोई बात सुनी जाएगी। और जब नेता आते पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, बाद में कोई चस्का पड़ जाता है, यार ये तो बड़ा मजेदार पोजीशन है, वो छोड़ते नहीं है। जितने भी नेता आए हैं उनको बुलाया गया, कोई ऑन देयर ओन कभी नहीं आया। ये तो मेरा एक तजुर्बा है। और जो गे हैं, जलील हो गए, वो भी इन्हीं ने निकाले हैं प्लेयरों ने। तो ये नेतागिरी। अच्छा, एक और बात है, हिंदुस्तान जैसे ब्यूरोक्रेटिक मुल्क में जहां पर आपको एडमिशन लेने के लिए भी एक मिनिस्टर की जरूरत चाहिए, तो वहां पर नेता के बगैर तो आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने नेशनल चैंपियनशिप करनी है, पैसा चाहिए आपको सिक्योरिटी के इंतजाम चाहिए, आपको हर स्टेडियम के लिए चाहिए। आपका छोटे से छोटा बाबू आपसे नहीं सुनता जब तक कोई नेता ना ऊपर हो। तो क्योंकि सिस्टम ऐसा है, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, ओवरऑल सिस्टम इतना करप्ट और इतना ब्यूरोक्रेटिक है कि ज्यादा ही बढ़ रहा है। हर चीज के लिए आपको सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनसे परमिशन नहीं लेती। वो कौन लेगा? वो ये नेता लेके देते हैं। तो जब ये नेता लेते हैं तो इसलिए फिर आपको, जब उनको आपने बुलाया, वो फिर देखते हैं यार ये तो बड़ा मजेदार पोजीशन है, वो छोड़ते नहीं है, फिर आपकी हाइटोबा मचती है। तो जितने भी ये नेता आए हैं, पहले उनको बुलाया गया है, क्या तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है या प्लेयरों ने बुलाया कि आगे हमारा घंटादार करो, कुछ करो, इसको निकालो। ये आज की बीमारी नहीं है, ये तो जब से शुरू हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हर वक्त नेता ही घुसे हुए हैं। कोई वानखेड़े से, अगर आप क्रिकेट की बात करें, वानखेड़े से लेके स्कालवे से लेके जितने भी नाम ले लीजिए। अच्छा, वानखेड़े ने ना होते तो इतना बड़ा स्टेडियम क्या बॉम्बे जैसी जगह, शहर में, सेंटर ऑफ बॉम्बे, कोई ले सकता था? किसी हिम्मत ही ऐसा स्टेडियम बनाएगा जो अरबों रुपए की जमीन है वहां पर, क्योंकि वानखेड़े साहब थे, चिन्ना स्वामी साहब बड़े पावरफुल आदमी थे, बेंगलोर में स्टेडियम बनवा दिया। तो ये इनके होने था। फिर उसके बाद आए पुलिस वाले आ गए, केपीएस गिल ने जो गदर मचाया था, आपको पता उसके खिलाफ क्या हुआ? उसको कहा कि बड़ा नेशनलिस्टिक हीरो है, तो उसको उसने चलने दिया। फिर आप टेबल टेनिस देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका आपको, अब ये जो यौन शोषण का आप नाम सुन रहे हैं, ये हर ही जगह पे हुआ। लड़कियां रिक्शे के चला रही है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, नोबडी वाज बॉदर्ड, इसलिए था। ये नहीं है कि पहली बार इस जगह हुआ है। आप यू नेम एनी फेडरेशन, फुटबॉल का तो रिसेंटली हुआ था, कोच को कहा गया, उसने नाबालिग की लड़की था, ना पता चला कोच का क्या हुआ, ना पता उस लड़की का क्या हुआ। फुटबॉल की बात कर रहा हूं मैं। हॉकी में भी इल्जाम लगाए थे, हॉकी कैंप में भोपाल में, कि हमारे साथ ये हो रहा। तो ये अभी नहीं, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो फुटबॉल की तो 2-1 साल पहले हुआ था। तो उसको तो अपने प्रफुल्ल पटेल अध्यक्ष थे। आप जिस भी फेडरेशन को देंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है, इसको हालात ऐसे बन गए हैं, इसलिए आपको नजर आ रहा है कि यार ये इधर जहां पर हो रहा है। एवरी फेडरेशन इतना इन्फिल्ट्रेट कर दिया है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते आप। तीसरा, देखिए एक बात सुनिए, इसकी पावर इतनी है, आप क्या करेंगे? आप इसको कैसे चेंज करेंगे? थोड़ा थोड़ा चेंज किया है, मगर जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं वो दे फील हेल्पलेस। जैसे पीटी उषा मतलब राइस की मिल्क में कहाँ आ गई, उसने क्या किया है? क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है, दे आर नॉट यूज्ड टू इट। ये प्रकाश पडुकोन जैसा शानदार आदमी बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना था, 1 महीना नहीं निकाल सका, 1 महीना, 1-1.5 महीना रहा, वो भाग गया। कहता जी मेरे से नहीं होता है। बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रकाश पडुकोन, मैं आपको कितने एग्जाम्पल दूं। जिस प्लेयर ने एक बार प्रकट सिंह इलेक्शन लड़े थे हॉकी के, उनको 1 वोट मिला, और उनके अगेंस्ट वो लड़ाई आता है जो था, जिन्हें कभी हॉकी नहीं देखी थी, उसको 80 वोट मिले। प्रकट सिंह गॉट 1 वोट। तो आपको ये फेडरेशन में ऐसे हैं, क्योंकि आप पहलवानों का इस तक आपको जंतर मंतर में दिख रहा है, तो आपको समझ आया कि यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। ये सारी दाल ही सारी काली है, सारी खराब है। एडमिनिस्ट्रेशन में आप कुछ नहीं कर सकते, और इसमें प्लेयरों का भी उतना ही रोल है। याद रखिए, इसका तो आप यू कैन नॉट टेक अवे द प्लेयर। इनको भी पता लग, देखिए इसकी वजह है पैसा इतना आ गया है। आप एक मेडल जीतेंगे करोड़ों रुपया, लाखों की बात ही नहीं। मुझे सबसे बड़ा गुस्सा उस वक्त आता है जब ये लोग, आप सारे जो एंकर जिन्होंने खून पसीना बहाया, अगर एक आदमी को ट्रेनिंग के लिए 1 करोड़ रुपया मिलता है, गवर्नमेंट खर्च करती है, उसको यूरोप की हर जगह भेजा जाता है, कोई भी एथलीट हो, ये नहीं है पहलवान की बात कर, अब की बात जो ओलंपिक या एशियन गेम में जाते हैं, आपको पता कितना पैसा लगता है? क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? अगर ये खून पसीना है इन
इन प्लेयरों का, मैं पहलवान का ही सब प्लेयरों का, तो जो साइकिल में है कि वो पिकनिक मना रहे हैं 20-20, 25-25 हजार रुपए में, 30-30 हजार रुपए में, तो झारखंड या तमिलनाडु से जो मजदूर जोजिला पास में जो सुरंग बना रहे हैं 30 हजार में, ठंडी -डिग्री में, क्या वो खून पसीना नहीं बहा रहे? जो एक मास्टर है, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जब ये टोक्यो ओलंपिक से जीत के आए थे, आप रिकॉर्ड देखिए, जब ये टोक्यो ओलंपिक से जो भी जितने मेडल आए थे, जिसको आया था, हरियाणा और पंजाब में इनको करोड़ों रुपए दिया, गवर्नमेंट ने दिया। उसका लाठीचार्ज हुआ नर्सों पर, हरियाणा में और पंजाब में, हाई स्कूल टीचर्स पर, क्या हमारे पास पैसे नहीं है, और इनको करोड़ों रुपए दिया गया। तो मेरा ख्याल ये मिथ तोड़ देना चाहिए कि ये खून पसीना बहाया है, जैसा आपने अभी आपने कहा था ना, सवेरे से शाम तक काम करना पड़ रहा है, आप भी तो खून पसीना बहा रहे हैं। तो ये एक मिथ को खत्म करो, आप कोई खून पसीना नहीं बहा रहे, हर आदमी अपना काम कर रहा है और उसकी रिवॉर्ड मिलता है, और रिवॉर्ड क्या, फेबुलस रिवॉर्ड मिलता है। तो ये एक पैसे का आना, ये जो पोलिटिकल इंटरफेरेंस है जिसको आपने बुलाया गया है, उसका करना, और अब पॉलिटिक्स तो आई ही। अब ये आपने 2024 का बिल्कुल हुआ है, क्योंकि आप देखिए ना इसको, इन जितने भी प्लेयर हैं इनकी कौन सुन रहा, सारे वही आ रहे हैं, नारे वही लग रहे हैं, वही केजरीवाल साहब हैं, वही वृंदा करात है, वो वृंदा करात वैसे में तो कभी जाएंगी नहीं, यहीं पर आ गई। ये कोई ना कोई एक सोची समझी स्कीम है जिसमें असली जो ऐसे आपने कहा ना सेक्सुअल हैरेसमेंट का, वो इशू बैकग्राउंड पे चला गया, विच इज वेरी वेरी सैड। क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैड इंटरवीन, सुप्रीम कोर्ट की वजह, आई एग्री विद यू, सुप्रीम कोर्ट की वजह से FIR भी हुआ, इट शुड हैव बीन टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। मगर अब आप धरने में बैठ गए हैं, और लोग आएंगे, अभी और शोर पड़ेगा, जो शोर पड़ता रहेगा उस पर गवर्नमेंट का अपना स्टैंड हार्डन हो जाएगा कि यार हम तो इसकी सब मान रहे हैं, ये हमारी सुनते नहीं है। तो ये प्लॉट हो या ना हो, ये और जिन्होंने बिजनोई सही ने सच कहा, एजुकेशन का बड़ा फर्क पड़ता है, नहीं तो इनको जरूरत नहीं थी किसी को बुलाने की। इनके इतनी जबरदस्त सपोर्ट थी मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स में और स्पोर्ट्स पर्सन में। स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज ए वेरी पावरफुल टूल। अगर 50 स्पोर्ट्स पर्सन बैठ जाते, जैसे कि जनवरी में हुआ था, गवर्नमेंट की हालत था, अब तो वहां पर पॉलिटिशियन बैठे हुए हैं, तो कौन सुनेगा इनका? मैं आई डोंट सी एनी एट द मोमेंट एनी टनल लाइट एट द एंड ऑफ टनल। दोनों साइड से का प्रेस्टीज क्वेश्चन बना लिया है इन्होंने, और इन्होंने ये कहा कि उसको पहले शुरू हुआ कि रिजाइन करे, आप कहते हैं अरेस्ट करे। अरेस्ट का एक सिस्टम है, मुझे तो नहीं पता कि गलत है सही है, जैसा भी है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से FIR हुआ है, अब अरेस्ट हुई क्यों नहीं हुई, ये तो लीगल मामले है ना, वो बाहुबली है क्या किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के पास जाए या हाई कोर्ट के पास जाए। मगर मेरा अपना मानना है, ये केस जो है इतने अच्छा एजुकेशन की, which would have sorted out so many problems, which would have cleaned the whole system, whole नहीं तो थोड़ा सिस्टम में फर्क पड़ता। भगवान का डर लगता लोगों को कि यार ये इन पहलवानों ने कहा दिया, बाकी एसोसिएशन में भी ऐसा होगा। मगर क्योंकि अब इसमें पॉलिटिशियन इतने आगे हैं, ये केस जो है अब पॉलिटिक्स हो गया है, अब पहलवानों का केस ही नहीं रहा। शुक्रिया बेदी साहब। मिहिर, आपका रुख करता हूं। 2 प्रश्न हैं जिस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। एक, खेल महासंघों की राजनीति। बेदी साहब ने कहा कि कई बार खिलाड़ी या अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं वही जाते हैं, तो ये इन दोनों का आपस का रिश्ता क्या है, और क्या हमारे पास दूसरे देशों का कुछ ऐसा उदाहरण है जहां पर खेल प्रोफेशनल्स, पूर्व खिलाड़ी वो खेल महासंघों को चला रहे हों और ज़्यादा बेहतर ढंग से चला रहे हों, ऑस्ट्रेलिया में, US में या किसी दूसरे यूरोपियन या अफ्रीकन देश में? तो अगर आप हमें एग्जाम्पल्स बता सकें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको लग रहा है कि इसमें और भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गए हैं, या आपको लगता है कि ये पूरी तरह से खिलाड़ियों के जस्टिस की लड़ाई और उसको उसी मेरिट पर डील किया जाना चाहिए? आपके दूसरे सवाल का प्रश्न में जवाब मैं पहले दूंगा। आई होप कि जो एक्चुअल खिलाड़ियों की ग्रीवेंसेस है, जो उनका प्रॉब्लम हो, वो फोकस बना रहे, क्योंकि जैसे बेदी सर ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ये सदियों से चला आ रहा है ये प्रॉब्लम, और दिस कुड बी एक मोमेंट जो हम कहते हैं ना, एक पाइवटल मोमेंट जो माना जाता है, वो शायद ये हो सकता है जहां पर आगे चल के अगर जो कोई ऐसी इंसिडेंट्स होती है, तो जो पावरफुल मेन है जो स्पोर्ट्स में है, वो 2 बार सोचेंगे। शायद उन्हें डर लगेगा अगर जो इस केस में सच हुआ और एक्शन लिया गया तो। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सच होना जरूरी है और एक्शन लेना जरूरी है अगर जो सच हुआ तो उस नजरिए से मैं ये चाहूंगा कि इस पर फोकस बना रहे ऑन द सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बेदी सर ने जैसे पॉइंट आउट किया,
हाँ सौरभ भाई, हमने खुद एज इंडियन एक्सप्रेस ने इन्वेस्टिगेशंस काफी किए हुए हैं, जहां पर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली गवर्नमेंट हो या फेडरेशंस हो या कोई भी हो, हमेशा सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस रहे हैं उस पर एक्शन बहुत ही धीमा लिया गया है। कोई कोई केसेस ऐसे भी हुए हैं जहां पर बिल्कुल एक्शन नहीं लिया हो। हम अगर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, जो गवर्नमेंट रन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, जो सबसे जो एक ऑक्सीजन कहते हैं इंडियन स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के, शायद साई सेंटर्स वो है। वहां पर हमने देखा है कि 10 साल, जो 2010 से लेकर 2020 तक का जो एक पीरियड था, उसमें कितने केसेस आए थे सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जहां पर या तो कोई एक्शन नहीं था, अगर जो एक्शन लिया था तो शायद ऐसा था कि पेंशन कट कर लिया, कुछ 100, 200, 500 रुपए पेंशन कट कर लिया हो, या वो कोच को ट्रांसफर मिल गई हो एक सेंटर से दूसरे सेंटर में। तो अगर जो ऐसे डील होंगे केसेस, तो फिर कोई क्यों एक ट्रस्ट बनेगा फेडरेशंस पे, या कोई जो ऑफिशियल्स इंचार्ज है उन पर कोई एथलीट क्यों ट्रस्ट करेगा? क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शायद यही डेस्परेशन था जिस वजह से एथलीट्स सड़कों पर आ गए। और मैं अग्री करता हूं कि अभी जो पिछले 7 दिनों में हमने देखा है, काफी पॉलिटिक्स और जो एक्चुअल एलिगेशंस है वो मिक्स हो गया है। एंड आई होप कि फोकस रेसलर्स की तरफ से भी, मीडिया की तरफ से भी, और जो आसपास के लोग हैं उनका भी फोकस बना रहे जो मेन मुद्दा है उस पर। आपका जो पहला प्रश्न है, कहीं पर भी ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है जहां पर हमने देखा है कि एथलीट्स हमेशा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो। इट इज नेवर अ 100% गारंटी। हम इंडिया में काफी सारे केसेस देख लेंगे। अभी हमने पिछले 10 दिनों में ही देखा है कि पीटी उषा, इंडिया की सबसे बड़ी एथलीट, उन्होंने जिस तरीके से, शायद उनकी हेडेड जो बॉडी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जिनके अंडर सारे ओलंपिक खेल आते हैं, वो शायद और बेहतर तरीके से ये केस को हैंडल कर पाते, जो पूरा रेसलिंग का केस है उसे। और हम अगर जो देखें, अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में बहुत सारे खिलाड़ी है, शायद रिकॉर्ड नंबर खिलाड़ी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एडमिनिस्ट्रेशन में। विदेशों में बात करें तो जो ओलंपिक्स हुए थे लंदन के 2012 में, उसके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे सेबेस्टियन को, सबसे वन ऑफ द लेजेंडरी एथलीट्स। अगर जो वो हम उनका ही एग्जांपल देखें तो वो आगे चल के अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स के हेड है वो। और अभी हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स के अपने आपस के प्रॉब्लम है, उनके स्पोर्ट के ग्रोथ के शायद डिबेट चल रही है, बहुत सारे अलग अलग चीजें रहेंगी, बट स्पोर्ट का ग्रोथ एक हो रहा है। हम वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। यूएस में, आपने यूएस का नाम लिया, यूएस में मिक्स है, कोई कोई इसमें एथलीट्स है, कोई कोई इसमें बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियंस बहुत कम है, बट यूएस में सिस्टम भी ये है कि उनकी जो स्पोर्टिंग एक जो नर्सरी है, जो उनके एथलीट्स है, उन्हें गवर्नमेंट से फंडिंग नहीं मिलती है। तो आप काफी समय ऐसे देखेंगे कि एथलीट्स जो है वो खुद अपने फंड रेजिंग इवेंट्स कर रहे हैं। उनकी हॉकी टीम फॉर एग्जांपल, जब उन्हें 2020 जो टोक्यो में ओलंपिक्स होने थे, उनके क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलने इंडिया आना था विमेंस हॉकी टीम को, तो इंडिया आने से पहले उन्होंने आपस में ही अपना एक फंड रेजिंग टूर्नामेंट रखा कॉर्पोरेट्स के लिए, जहां से वो पैसे रेज करके इंडिया आए खेलने। तो यूएस में सिस्टम काफी अलग है बाकी कई देशों से, जहां पर गवर्नमेंट फंडिंग है ही नहीं बिल्कुल, और उस वजह से गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्ट भी काफी कम है। और हम देख रहे हैं कि यूएस बहुत ज्यादा आगे है स्पोर्ट्स में बाकी सारे देशों से। और अगर जो हम कॉन्ट्रास्ट देखें तो दूसरा बेस्ट जो आफ्टर यूएसए जो नेक्स्ट बेस्ट कंट्री है वो है चाइना, और वहां पर गवर्नमेंट एकदम ही इन्वॉल्व है। तो ऐसा कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि आपके पास गवर्नमेंट के लोग ना होने चाहिए, पॉलिटिशियंस ना होने चाहिए और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन होने चाहिए, वो कहीं पर नहीं है। इंडिया में बेदी सर ने कहा कि यू नीड पॉलिटिशियंस एट द टॉप, क्योंकि थोड़ी चीजें जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियंस ही अच्छे से कर पाते हैं। कोई कोई इसमें बहुत अच्छे से रहा है। रेसलिंग बहुत ही इनडिसिप्लिन रहा है। बिश्नोई सर ने बात की, मैं रिस्पेक्टफुली मैं उससे डिसएग्री करना चाहूंगा। बिश्नोई सर ने बहुत रेसलिंग मेरे से बहुत ज्यादा देखी हुई है, बहुत क्लोजली देखी हुई है, बट जो हमने देखा हुआ है अंडर ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो टूर्नामेंट्स हुए हैं वहां पर काफी जो एक रिपीटेड पैटर्न रही है, वो ड्यूरिंग बाउट्स हमने देखे हैं कि आपस में दो ग्रुप्स की फाइट होने लगती है। हमने कोविड के वक्त देखा हुआ था जहां पर नेशनल चैंपियनशिप्स नोएडा में हो रहे थे, वहां पर सारे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था, लोग बगैर मास्क एकदम आसपास बैठे थे। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर जो आपके पास एकदम पावरफुल पॉलिटिशियन हो उसका मतलब ये है कि आपका फेडरेशन भी एकदम पावरफुल और डिसिप्लिन से चल रहा हो।
रेसलिंग फेडरेशन बहुत ही इनडिसिप्लिन से चला हुआ फेडरेशन था, और आई थिंक जो भी अभी आगे हो इसमें बातें, जो रेसलर्स ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्लेम किया हुआ है वो सीरियस है, उन्होंने जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का क्लेम किया है वो काफी सीरियस है, उन्होंने तीसरा क्लेम किया हुआ है कि काफी अपनी मनमानी से चला रहे थे फेडरेशन ऑफिशियल, ये भी काफी सीरियस क्लेम है। तो 3 बहुत सीरियस मुद्दे उठाए गए हैं और ये तीनों की जांच होनी चाहिए। सही है या गलत है वो बहुत ही अलग चीज है, वो हम जांच करेंगे तब पता चलेगा, तो एटलीस्ट जांच होनी चाहिए इसकी। शुक्रिया मिहिर। और जांच के साथ साथ जांच में जो नतीजे सामने आए उन्हें पब्लिक भी किया जाना चाहिए। हमारे देश में जांचें बहुत होती हैं और उसके बाद उन फाइलों को भोजन समझकर दीमकों को समर्पित कर दिया जाता है किसी सरकारी अलमारी के अंधेरे में। तो समयबद्ध ढंग से जांच हो जिसमें सभी पक्षों को सुना जाए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी पब्लिक की जाए, ताकि पता तो चले कि जिम्मेदार कौन है, गड़बड़ कहाँ हुई और सुधार कैसे किया जा सकता है। ज्ञान सिंह जी, आप इस बातचीत में कुछ और जोड़ना चाहेंगे? क्या कोशिश करनी चाहिए खिलाड़ियों के लेवल पे, संघ के लेवल पे, सरकार के लेवल पे, समाज के लेवल पे? चीजें थोड़ी सुधरें सर, बड़ा हाल खराब है। इसमें सजेशन तो बहुत थे, पर मुझे लगता आपने भाषण ज्यादा करवा दिए, काम की बात कम हुई है। इसके मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भाषण ज्यादा हुए हैं, काम मतलब काम की बातें ज्यादा डिस्कस नहीं। सर वो क्या है कोच साहब की मुझे टीवी पत्रकारों की तरह किसी बोलते वक्ता को बीच में टोकने की आदत नहीं है नहीं, आप सवाल पूछो सर जितने जरूरत थे। चलो हो सकता है मैं, पर मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, मैं ऐसा ही रहा हूँ, मुझे जो है मैं जो बोलना जरूर है। बहुत अच्छी बात है, आपकी राय का स्वागत है, पर मेरा यह है कि अगर गलत और सही हो सकता हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बता देता हूँ, जैसे मैं कई चीजों से कई चीजों हमारा पैटर्न ये है कि अगर कोई एक्सपर्ट हमारे यहाँ आया है, मुझे तो जानकारी नहीं है, तो एक्सपर्ट जो बोल रहा है, इसीलिए हम बहुत अलग अलग एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो एक दूसरे से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई हम उसको बीच में रोक के ये थोड़ी ना कि भाई तुम भाषण मत दो, हमने पहले तो बोलने के लिए बुलाया, फिर हम बीच में रोकने लगे तो वो भी तो गलत होगा ना। फिर वो कहेंगे कि भाई एंकर तुझे सब कुछ पता है तो तू ही बता लेता, हमें क्यों बुलाया? नहीं सर, मैं किसी और में था। मैंने कहा हमारा बनता था, आपका नहीं बनता था। हम बोल रहे हैं उनका बनता था, जिस पॉइंट के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं उस पर ज्यादा बताइए कोच साहब क्या करना चाहिए? कहने का मतलब था, मैं अभी तो ऐसी होगी जैसे सिंह साहब ने कहा इनडिसिप्लिन, और ये प्लेयर ऐसे उनको लेके आते हैं, पर ये मैं कहना नहीं चाहता था, पर मैं बता रहा हूं। एक तो शायद इनको पता नहीं, इतने साल पत्रकार करते होंगे, पता है कि नहीं पता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी फेडरेशन को नहीं बना सकता, ना ही कोई स्पोर्ट्समैन किसी फेडरेशन के अध्यक्ष प्रदेश को ला सके बिठा सकता। वो किसी ये सबको पता है, स्टेट फेडरेशन बनाती हैं मिलके। स्पोर्ट्समैन तो जब आने के बाद उनके साथ कुछ गलत होता है तब शोर मचाते हैं। तो ये चीजें हैं, मतलब स्पोर्ट्समैन तो जब ये फेडरेशन बन जाती हैं तब जाके उसके अगेंस्ट शोर मचाते हैं, जब उनकी बात चाहे जायज हो या ना जायज हो जी। तो एक तो ये चीज होगी, फेडरेशन स्पोर्ट्समैन नहीं बनाते। और मैं 10 गेम खेलते, मैं 6-7 फेडरेशनों में रहा हूं, और हमारे फेडरेशनों के जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आते हैं पहले, वो उतने खराब नहीं होते। हमारे सिस्टम कल्चर एक ऐसा है, दलाल सिस्टम, वो ज्यादा पाने के लिए वो लग लेते हैं, खराब वो करते हैं ज्यादा। और दूसरी इसी केस पे आते हैं, मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये डिबेट कभी और कर लेना। मैं इसके बारे में आपके पैनलिस्ट बैठे हैं बहुत हैं वो, पर मैं अभी मतलब इसके बारे में और ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि फिर मेरा भाषण हो जाएगा। हम केस पे आते हैं। केस क्या है, इस केस को पहले क्यों नहीं उठाया? और कुछ आदमी जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम का स्पोर्ट्स में काम जो बढ़िया होना शुरू हुआ था वो 82 के बाद शुरू हुआ था। जिन्होंने पता नहीं जब ये पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे मुझे नहीं पता, तो वो उससे स्टार्ट हुई थी। उसके बाद हम कंटिन्यू इंप्रूव हो रहे हैं। वो कोई भी आए, अब कोई दूसरा आएगा वो उसमें भी इंप्रूव होगा, चाहे वो अच्छा हो या ना बुरा हो। पर बात बृजभूषण शरण की करो जिसपे हम डिबेट कर रहे हैं। बृजभूषण शरण के अगेंस्ट पहली बार कंप्लेंट हुई 2014 में साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास। 2014 में कंप्लेंट हुई, उस आदमी ने ये बोला है 3-4 लड़की रोते हुए मेरे पास आई, रोते हुए। जब मैंने उनसे पूछा तो वहां पे जो साई में ही 2-3 उसके दलाल टाइप के कोई आदमियों के उसने नाम दे रखे, कहूँगा तो मैं मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में है, अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ वो किस किस के नाम दे रहा है, तो मैं बताऊंगा कुछ चेंज ना हो जाए, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो 100% जो मुझे पता होता है, उसके अलावा मैं नहीं बोलता।
तो मैं ये कहना चाहूंगा, उसने जब 2014 में कंप्लेंट कटाई तो वो फिजियो और उसकी मिसेज उसी दिन कैंप से निकाल दी। तो बच्चों में और डर बैठ गया, जब फिजियो ही नहीं कंप्लेंट कर सकता जो कि ऑफिशियल में था, और उसकी मिसेज गोल्ड मेडलिस्ट है नेशनल की, वो भी बाहर निकाल दी, और सेम डेट में 6:54 पे उसको निकाल दिया गया, सेम डेट में शाम को ही। ये मैं इसमें दिख जाएगा। आप परमजीत मलिक की बात कर रहे हैं सर? जी 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 जी, जो उनके फिजियो रहे गीता फोगाट की। हाँ जी, और ये मुझे अभी पता चला, तो आप इससे बात से अंदाजा लगा सकते हो। इसके बाद और बताऊंगा कुछ, क्योंकि मैं इसी बात पर रहूंगा, मैं भाषण में नहीं रहूंगा इस, क्योंकि जिसका केस चल रहा है उसने ये बात की, उसके बाद सेम डेट में वो कराई, ये पहले हमारी बताई भी उसने, फिर बाद में बोला ये कि भाई फिर तू बोल कहीं अगर तेरे साथ हुआ है और प्रूफ दे। तो उसने दोनों लेटर भेजे हैं, अपॉइंटमेंट का लेटर भी है, और रात को जो निकलने हुए थे इसकी टाइम लगा हुआ है शाम के 5:54, यानी कि 6 बजे रात शाम को ही निकाल दिया। और उसकी ने कंप्लेंट की है। उसके बाद भी बता रहे हैं लोग कि ये बता रहे हैं कि फिर ये बच्चों को इकट्ठे करते थे, और ये भी बताते थे कि उन्होंने ऐसे नहीं है कुछ सारा ही मतलब ब्रजभूषण का शरण का ही को उसके पास ऐसे बताते थे कि शाम को 6 बजे 5 बजे नेताजी आएंगे, आपको बुला रहे हैं, काम है आपसे, मतलब इस टाइप की बातें। वो चलो मैं उसकी नहीं करूंगा। तो इसमें जब 2014 से ये हो रहा है और किसी ने संज्ञान नहीं लिया, और अब संज्ञान लिया, तो अब किसी को दर्द क्यों हो रहा है? 2014 में हुआ था, और उसने ऐसा डर बिठा दिया, सेम डेट में आदमी को निकाल दिया, उसको और उसकी वाइफ को। तो क्या कोई बच्चा हिम्मत करेगा? अगर वो 10 साल बाद हिम्मत की तो इसमें दिक्कत क्या है? उस आदमी को दूसरी मैं बात करूंगा, आप लोग शायद स्पोर्ट्स को इतना जानते हो, ये वॉलंटरी सर्विस है, इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं है, 1 रुपया किसी को देना नहीं है। तो ऐसी इसमें क्या चीज है जो मतलब पूरी लाइफ और अपने बच्चे तक भी इसको नहीं छोड़ना चाहते? फिर इसमें 1 रुपए का फायदा नहीं होते हुए, हाँ दलाल हमेशा रहे हैं, रहेंगे, आगे भी रहेंगे। कोई और बिठा दोगे, कितना अच्छा बिठा देना, उसके साथ भी दलाल लगेंगे उनको, क्योंकि फायदा उठाना होता है फेडरेशनों से, उनका कोई लेना देना नहीं हुआ। इस फेडरेशन में भी आप बात कर लो, जिसके टूर नहीं लगे होंगे वो इसके अगेंस्ट मिल जाएगा, जिसके कोचिंग में टूर लगा दिए होंगे उसके फेवर, आज जो कैंप में है वो फेवर में बोल देंगे वो है, और उन्हीं को निकाल दो, वही आ जाएंगे, वो भी सच्चाई पे आ जाएंगे। क्योंकि मैं इस सिस्टम से मैं बता रहा हूं, जब से नेता आया है मुझे नहीं बता, अगर बच्चे गलत हुए तो मैं बच्चों के साथ अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता हूं, अगर बच्चे ठीक हुए तो मैं क्योंकि मैं अभी वो कमजोर भी हैं, और जो उन्होंने बताई इसलिए उनके फेवर में हूं। मैं ये नहीं हूं अगर मैं बिल्कुल ही, और जो उधर की बोलते हैं, जो भाषा आपके को साहब ने भी बोली, वो भाषा ये है प्योरली उसके फेवर में। अब उसी ने इससे पहले ना तो कुश्ती थी, अभी हुई है, ये अभी पहुंची है वहां चांद पे। अरे पहले भी मेडल आए हैं, अभी और इससे जिसको ये चाहे ना स्पोर्ट्समैन को बिठा दो तब भी मेडल आए। क्यों? अब हमारी रेसलिंग में चेंज आया। जब हम खेलते थे मिट्टी में खेल के जाते थे, गद्दे पर ट्रायल देते थे। जब हम जाते थे वहां पे कैंप में, हमें 1 महीने के कैंप में गद्दा मिलता था। आज हमारे पास हर मतलब अखाड़े के अंदर गद्दा है। आज हमारे हर उसमें जिम है। आज हमारे पास हर साइंटिफिक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने दी हुई है। अब हर एक्सचेंज प्रोग्राम है हर देश में, हर देश के हमारे बच्चे कहेंगे उसी देश में हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का बहुत रोल है। और ये टेक्नोलॉजी जो आई है वो बहुत रोल है। 82 एशियन गेम्स में पहली बार कैंप लगने लगे थे, उसके बाद चेंज हुआ है। और डिस्कस ये मैंने बता दिया, डिस्कस आज ये तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। मैं सिर्फ डिस्कस ब्रजभूषण पे करना चाहता हूं जिसके ऊपर ये है, और उसके मैं ब्रजभूषण जी के भी साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं चैलेंज नहीं कर सकता ब्रजभूषण गलत ही है, पर ठीक का दावा कैसे कर रहे हैं वो, मतलब किस हिसाब से कर रहे हैं? क्या उनके 2 टूरों से ठीक हो गया क्या वो? बेदी साहब, मेहर और आप तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं कि अगर इल्जाम लगे हैं तो उनकी जांच होनी चाहिए क्लीन चिट देने से पहले। नहीं बताइए साहब, कुछ और भी कह रहे हैं, अच्छा भी बता रहे हैं। हाँ महावीर किस हिसाब से अच्छा बता रहे हैं? बताइए महावीर जी। मैं कह रहा हूँ जांच बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है। और वो कोच साहब कह रहे हैं कि आप क्लीन चिट दे रहे हो ब्रजभूषण जी को। बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे रहा। उनका सख्त रवैया डिसिप्लिन के बारे में मैंने बताया कि जो गुंडागर्दी या दादागिरी है, उस दादागिरी के कारण डिसिप्लिन कौन करता था गुंडागिरी? नहीं, डिसिप्लिन, पहलवानों का डिसिप्लिन कंट्रोल करने के लिए पावरफुल आदमी का बेनिफिट हुआ है।
मैं उस पॉइंट पे जा रहा हूँ। मेरा कोई बेनिफिट किसी से नहीं है, ना मैं किसी के कभी आज तक गया भी मुझे कोई टूर चाहिए, ना मुझे मैंने टूर पिछले अरे नहीं, व्यक्तिगत बात नहीं हो रही सर। जैसे बेदी साहब ने कहा कि पहले पहलवानों ने विद्याचरण शुक्ला की धोती खोल ली थी, अब आप कह रहे हो कि इन्होंने सख्ती की ब्रजभूषण शरण सिंह ने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बदमाशी करता कौन है फिर महासंघ में? क्या पहलवान उद्दंड है क्या? नहीं, जो भी पॉइंट जहाँ भी गलती हुई है, जिससे भी हुई है, देखिए बिना एक हाथ से ताली नहीं बजती, कहीं न कहीं तो कमियां रहती है। एजुकेशन की मैंने बताया भाई, रेसलिंग में पहलवानों में एजुकेशन की कमी है। प्रेसिडेंट साहब भी इतने मेरे हिसाब से तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो जो कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हुई है मैं उस चीज़ के लिए किसी के लिए उत्पीड़न में तो एक ही हाथ से ताली बजती है सर। अगर इल्जाम लगे हैं तो उसकी जांच तो होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूँ FIR भी टाइमली अगर कर देते तो हो सकता है ये धरना ना होता। तो FIR में भी डिले हुई है, उसका भी मैं इस बात के लिए है कि वो भी होनी चाहिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच होकर अगर कहीं गलत है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए। इसको बचाने में कोई अर्ज नहीं है, कोई उसका बचाने का कोई मैटर नहीं है। किंतु इस देश में इस चीज़ का मिसयूज हो रहा है, उस मिसयूज के लिए बिल्कुल निष्पक्ष और स्पष्ट जांच होनी चाहिए। किसी ने आरोप लगा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आरोपी बिल्कुल ये आरोप लगाना ही सच है, तो उसको निष्पक्ष जांच की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का। आप चारों को सुनने के बाद खेल संघ के बारे में हमारी राय और गड़बड़ झाला हो गई है। खेल संघ, खिलाड़ी, प्रेशर ग्रुप, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता को आगे चल के थोड़ी सी पारदर्शिता तो मिले, और इतनी उम्मीद करना नाकाफी तो नहीं है। आप चारों का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले सत्र की तरफ। क्या रिटायरमेंट का ऐलान सिर्फ रिटायरमेंट का ऐलान होता है, या फिर वो एक राजनीतिक दांव होता है ताकि अपने उत्तराधिकारी को मजबूत किया जा सके और वो जो कुर्सी पर बैठने का सपना पाले है उसे कमजोर किया जा सके? ये सवाल पूछा जा रहा है राजनीति के गलियारों में, क्योंकि एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने पहले तो अपनी आत्मकथा के नए संस्करण के विमोचन पर रिटायरमेंट का ऐलान किया, और उसके बाद 5 मई को जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, कहा गया कि जिस कमेटी को उनके सक्सेसर के चुनाव के लिए चुना गया था, उस कमेटी ने कहा शरद ही हमारे नेता बने रहेंगे। तो एक तरफ अजित पवार हैं, उनके चिड़चिड़े बयान हैं, कयासबाजी है कि वो अपने विधायकों के साथ पाला बदलने को एक बार फिर से तैयार हैं। दूसरी तरफ सुप्रिया सुले हैं, जो अपनी मां प्रतिभा की तरह जानती हैं कि मंच पर कब शांत रहना है और कब मुखर होना है। सुप्रिया सुले की दावेदारी बनाम अजित पवार की दावेदारी, एनसीपी का भविष्य और शरद पवार की राजनीति का वर्तमान, इन सब पर बातचीत करने के लिए कई वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं हम सुधीर सूर्यवंशी जी का, जो कि जर्नलिस्ट हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या चल रहा है अंदर खाने पवार परिवार में, पहले यही बता दीजिए बिना लाग लपेट के। महाराष्ट्र में काफी 2019 से मेरे ख्याल से ऐसा दिन गया नहीं कि महाराष्ट्र में कुछ हुआ नहीं। पूरा 2019 से लेके 2023 आ चुका है, लेकिन एक के बाद एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक यहाँ पे हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऊपर डेवलपमेंट है। तो मुझे लगता है कि सब जो अभी महाराष्ट्र की जो राजनीति है, तो एक टर्बुलेंट सिचुएशन में जा रही है। आप देखेंगे तो शरद पवार का जो इस्तीफा है, ये सिर्फ इस्तीफा नहीं है, इस्तीफे के पीछे कई वजह है। हम देखेंगे कुछ दिन पहले अजित पवार और सीनियर एनसीपी का जो गुट है, उनका रुख मेरे ख्याल से बीजेपी की तरफ चल रहा था। काफी 2-3 मीटिंग भी दिल्ली में उस सिलसिले में हुई थी, सीक्रेट मीटिंग। और एनसीपी के कुछ लोग हैं, वो चाहते हैं कि बीजेपी का दामन बीजेपी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पावर में है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ईडी, सीबीआई और सेंट्रल एजेंसीज का जो कुछ चल रहा है, उनसे भी एक छुटकारा मिलेगा। लेकिन शरद पवार जो 83 ईयर ओल्ड है, उनकी पूरी राजनीति का बेस सेकुलर, प्रोग्रेसिव और सोशलिस्ट रहा है। उन्होंने 27 ईयर में पहली बार जब एमएलए चुन के आए, तो ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र एट द एज ऑफ 38। सिर्फ उस टाइम पे उन्होंने जनता पार्टी थी, भाजपा उस टाइम नहीं थी, तो उनका सपोर्ट लिया था। और एक गवर्नमेंट कांग्रेस के अगेंस्ट में रिवोल्ट करके, वसुंधरा पाटिल उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके अगेंस्ट में रिवोल्ट करके पहली बार वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने
हमेशा उनका बेस जो है, वोटर बेस और जो आइडियोलॉजी बेस है, हमेशा सेक्युलर, सोशलिस्ट और प्रोग्रेसिव और नेहरू आइडियोलॉजी और थॉट वाला रखा है। सुधीर भाई माफ करिए, सुधीर भाई मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। आप कह रहे हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, शरद पवार को पूंजीपतियों का करीबी माना जाता है, शरद पवार की राजनीति पावर अलायंस के हिसाब से शिफ्ट होती है, वो सोनिया गांधी का विरोध करके कांग्रेस से अलग होते हैं, एनसीपी बनाते हैं, बाद में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाते हैं, तमाम जिंदगी वो शिवसेना की मुखालफत करते हैं, फिर महागठबंधन बनाते हैं। तो ये सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटिक्स है या पावर पॉलिटिक्स है? देखो, शरद पवार ने हमेशा पावर के साथ रहे, लेकिन जो हिंदुत्व वाले आइडियोलॉजी है उनके साथ ने कभी पावर शेयर नहीं किया, एक्सेप्ट 1978। उसके बाद में उन्होंने किया नहीं। शिवसेना तो खुल के कहती है कि वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को फॉलो करती है। अजीत पवार का कहना है, लेकिन जब रीजनलिज्म की चीज आती है तो उन्होंने उनके जो किताब है वो किताब में भी लिखा है, उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने कभी अपना जो एजेंडा है वो फर्म रखा नहीं है। शिवसेना हमेशा अपना एजेंडा चेंज करती है और उन्होंने कभी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल स्टैंड लिया नहीं शिवसेना ने। इसलिए रीजनल और बाला साहब की दोस्ती के मद्देनजर देखते हुए उन्होंने अलायंस किया था शिवसेना और कांग्रेस का, उनको बीजेपी को पावर के बाहर रखने के लिए। इसलिए शरद पवार हमेशा पावर के साथ रहे, लेकिन कभी हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने ये बताइए सर, अभी क्या चल रहा है? अभी उन्होंने इस्तीफे की धमकी दी, इस्तीफे का ऐलान किया, अब कमेटी कह रही है इस्तीफा वापस लीजिए। क्या अजित पवार बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं या शरद पवार चाहते हैं कि उनके सामने सुप्रिया सुले कार्यवाहक अध्यक्ष बन जाएं? पार्टी में अंदर खाने क्या चर्चा हो रही है? देखो, एनसीपी का जैसे मैंने कहा कि एक गुट चाहता है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए, लेकिन शरद पवार को पता है कि बीजेपी के साथ जाने में अब पॉलिटिकल सुसाइड होगा। कौन से गुट में कौन से लोग हैं सर जो जाना चाहते हैं बीजेपी के साथ? अजित पवार है, छगन भुजबल है, दिलीप वलसे पाटिल है। बाकी अजित पवार को चाहने वाला जो गुट है बड़े पैमाने पे, वो गुट है और जिनके अगेंस्ट में सेंट्रल एजेंसी की नोटिस है, सेंट्रल एजेंसी के इंक्वायरी चल रही है, वो गुट है, वो लोग हैं। तो उनको लगता है कि सेंट्रल एजेंसी से अपने को छुटकारा मिल जाएगा। दूसरी बात, अजित पवार चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जाएंगे, जो उनका ड्रीम है चीफ मिनिस्टर बनने का, वो कंप्लीट होगा। इसलिए एक बड़ा तबका एनसीपी का बीजेपी के साथ जाना चाहता है। लेकिन शरद पवार जो है वो, उनको पता है कि अभी ये माहौल नहीं है कोई आइडियोलॉजी चेंज करने का, कोई पार्टी शिफ्ट करने का, दूसरा कोई अलायंस करने का। इसलिए वो चाहते हैं कि एनसीपी के में ही रहे और एनसीपी को एक बड़ा एक्सपांड किया जाए। जैसे 2024 में इलेक्शन है, उद्धव ठाकरे को एक सिंपैथी बढ़ रही है। पवार, शरद पवार पे एक मास लीडर है, उनको कॉम्बिनेशन करके और कांग्रेस का हाथ है, उसको तीनों मिला के एक अच्छी तरह से जो महाविकास आघाड़ी है उनको कंटिन्यू किया जाए और इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन अजित पवार चाहते हैं कि बीजेपी के साथ में जाके उनका जो ड्रीम है चीफ मिनिस्टर वो फुलफिल हो सकता है। दूसरी बात, उनके जो जरंडे जो शुगर फैक्ट्री का जो केस है उसमें भी निपटारा हो सकता है। लेकिन पवार अलग सोचते हैं, कुछ लोग अलग सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से इसलिए शरद पवार ने अपनी इस्तीफे की एक चाल चली, वो चाल के वजह से सब लोगों को एक कंफ्यूजन में डाल दिया अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन जब लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, वही कंफ्यूजन का शरद पवार अपनी राजनीति के लिए अड्डा और रास्ता निकालने के लिए करते, और ये इस्तीफा मुझे लगता था अब वो वापस लेंगे। और इस्तीफे की वजह से शरद पवार का एक इमेज मेकओवर हो चुका है, एनसीपी का इमेज मेकओवर हो चुका है। एनसीपी 8-10 दिन में पूरा चर्चे में है। एनसीपी में जो लोग नहीं चाहते वो भी चाहने लगेंगे। मेरे ख्याल से कैडर को रिज्यूनेट करने का काम इस्तीफे ने किया है। और दूसरी बात, जो लोग बीजेपी की तरफ जाने वाले थे उनको एक मैसेज भी दिया गया कि देखो लोग किसके साथ में हैं, जो पार्टी के वर्कर है, लीडर है, जो लोग हैं किसके साथ में। एक मैसेज भी शरद पवार ने अपने जो पार्टी के लोग हैं, विधायक है, उनको भी दिया है और अपोजिशन को जो दिया है, जो अजित पवार को लेना चाहते हैं कि देखो पार्टी का बॉस आज भी मैं हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई। राजदीप जी, आपके वरिष्ठ मित्र शरद पवार का ये पॉलिटिकल स्टंट है या सोची समझी रणनीति है? क्या है इसके मायने? आपके पास जो अंदर की जानकारी है वो बताइएगा। देखिए, मुझे लगता है शरद पवार एक ऐसे नेता है, वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं करते, वो बड़ी सोची समझी रणनीति थी। जो मुझे जानकारी है कि पिछले हफ्ते
कुछ एनसीपी के नेता शरद पवार से मिले थे। उसमें अजीत पवार भी शामिल थे, प्रफुल्ल पटेल का भी नाम लिया जा रहा है, सुनील तटकरे का भी नाम लिया जा रहा है। उनमें से कई ऐसे हैं जो शरद पवार के बड़े नजदीक हैं। ये शरद पवार से मिलकर कहे कि कई आमदार चाहते हैं, कई एमएलए चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ चले जाए, उससे हमें मजबूती मिलेगी, उससे पार्टी को एक तरह से ताकत आएगी। और ये जो बात उन्होंने कही या नहीं कही ये बात अलग है, लेकिन प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि डर इन सब एनसीपी नेताओं में है कि कहीं ईडी या सीबीआई उनके घर ना पहुंचे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने शरद पवार को कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए पवार साहब, ज्यादा जो आमदार है वो चाहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जाए। पवार साहब ने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि ये पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार इस तरह से सुन रहे थे, लेकिन इस बार लगा कि मामला बड़ा अर्जेंट हो गया है और शायद एनसीपी एक तरह से विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट की कगार पर है। पवार साहब ने उसके बाद, पवार जी ने 2-3 दिन बात सोचने के बाद अपने जो परिवार के कुछ सदस्य हैं उनसे बात की और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि देखिए, अगर इस तरह एनसीपी के आमदार या जो एमएलए हैं, एक विधायक जो है एक तरफ जाना, विधायक जो है वो एक तरफ जाना चाहते हैं, तो चलिए मैं भी सोच समझकर एक निर्णय ले रहा हूं कि मैं इस पार्टी का नेतृत्व छोड़ रहा हूं। ये एक तरह से इमोशनल अपील भी थी और एक तरफ शरद पवार चाहते थे एक सिग्नल दे, जैसे सुधीर ने अभी कहा कि मैं अभी भी बिग बॉस हूं, भले ही विधायक आपके साथ हो अजीत पवार जी, मेरे साथ पार्टी संगठन है, मेरे साथ रैंक एंड फाइल है, ये पार्टी मैंने बनाई है, निर्णय किसके साथ जाना है वो मैं तय करूंगा, आप नहीं। तो कहीं ना कहीं पवार जी ने ये 3-4 दिनों के लिए जो मीटिंगें की, उसके बाद उन्होंने तय किया कि ये एक तरह से मेरे जो विरोधी पार्टी, ये विरोधी नहीं कहूंगा, लेकिन जो एक डिवाइड एनसीपी में हो गया है, जो बीजेपी के साथ जाते हैं, उनको चेक करने के लिए, चेकमेट नहीं, चेक करने के लिए मैं ये ऐलान कर रहा हूं, ताकि एक बार फिर पार्टी मेरे पीछे आ जाए। शरद पवार को कई महीनों से, मैं आपको कह सकता हूं, सक्सेशन प्लान के बारे में सोच रहे हैं। कुछ नेता जब 3-4 महीने पहले भी उनसे मिले थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए, एनसीपी में मैं पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं संभाल सकता, एक नई लीडरशिप, एक नई पीढ़ी की जरूरत है। अब वो नई पीढ़ी कहां से आएगी, ये सबसे बड़ी मुश्किल उनके सामने है, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं है जो सब उनके साथ जाने के लिए तैयार होंगे। उनकी बेटी सुप्रिया सुले दिल्ली में ज्यादातर उनकी राजनीति रही है, वो उस तरह से महाराष्ट्र में सक्रिय नहीं रही है। अजीत पवार एक ऐसे नेता हैं जिसको इस समय पवार साहब पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। बाकी के जो नेता हैं, जयंत पाटिल जैसे, उनमें वो कद नहीं है कि वो पार्टी पूरी तरह से संभाले। तो शरद पवार के जानते थे कि अगर वो रेजिग्नेशन भी दे, पार्टी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन पार्टी एक बार फिर उनके पीछे खड़ी रहेगी। तो ये उनकी सोची समझी रणनीति थी कि एनसीपी को इकट्ठा करना है। और शरद पवार अब चाहते हैं उनका एक रोल हो। उन्होंने कुछ लोगों से कहा एक चेयरमैन एमेरिटिस की तरह, कि चेयरपर्सन रह के, एमबीए के भी चेयरपर्सन रहे, जो उनको लगता है कि महाराष्ट्र में सक्रिय राजनीति कर सकता है, और दिल्ली में भी बाकी नेताओं से मिले, नीतीश कुमार हो, ममता हो, एज एमबीए चेयरपर्सन। सो जिस तरह से सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन बनी है, अब शरद पवार अपना एक रोल, नया रोल शायद अगले 1-2 महीने में एक रीडिफाइन करेंगे एज एमबीए चेयरपर्सन और एक वर्किंग। जी, प्रफुल्ल पटेल का क्या रोल है इस पूरे एपिसोड में, ये बताइए। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी बीजेपी के करीब आए। देखिए, प्रफुल्ल पटेल पर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, उनके प्रॉपर्टीज अटैच हुए हैं, और प्रफुल्ल पटेल चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बने कि कम से कम एमवीए के बजाय वो एनसीपी बीजेपी के साथ कुछ समझौता करे। देखिए, प्रफुल्ल पटेल जो है वो दिल्ली के नेता हैं, वो कोई जमीन ग्रासरूट्स नेता नहीं है। उनकी जितनी भी राजनीति रही है वो शरद पवार के इर्द गिर्द होने से राजनीति उनकी बनी है। और यही तो मुसीबत ये एनसीपी नेताओं की है कि उनका बहुत कम एनसीपी नेता है। अजीत पवार आप कह सकते हैं कुछ हद तक एक ग्रासरूट्स लेवल उन्होंने अपनी एक बेस बनाई है। बाकी कई ऐसे एनसीपी नेता हैं, अपने इलाके में उनकी पकड़ हो सकती है लेकिन उसके बाहर नहीं। प्रफुल्ल पटेल इज अ मुंबई बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके फादर
जो थे वो पवार के फ्रेंड थे, वहां से उनकी दोस्ती बनी। और प्रफुल्ल पटेल हैज बीन इन अ सेंस पवार जी के बड़े नजदीक रहे हैं, बट ही इज मोर अ बिजनेसमैन पॉलिटिशियन इन दैट सेंस। तो उनका तो यही है कि इस समय इट मेक्स बिजनेस सेंस ऑलमोस्ट टू बी विद बीजेपी। एक ऐसे समय में जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, उनका इतना ही रोल था, वो चाहते थे कि शरद पवार बीजेपी के साथ जाए, लेकिन उनको भी शरद पवार ने बताया नहीं था ये रेजिग्नेशन के बारे में। तो ये जो निर्णय लिया गया बहुत कम लोग जानते थे। पवार साहब की जो पत्नी है प्रतिभा ताई, वो थी, सुप्रिया जी, एक दो और लोग, अजीत पवार, इनको पता चला था, लेकिन पवार जी ने इस बार किसी और नेता को नहीं बताया। इनफैक्ट मुझे जो जानकारी है, प्रफुल्ल जी और कुछ लोग मिलने गए थे शरद पवार को और कहा कि सर आपने हमको नहीं बताया। ये उनका कहना था अगर मैं ये बताता तो ये आप लोग पहले से ही मुझे अलाउ नहीं करते और ये मामला वहीं अटक जाता, मुझे एक तरह से ये पब्लिक करना था। और कहीं ना कहीं इस पब्लिक स्टेटमेंट में एक नाराजगी भी है कि जो व्यक्ति समझता है कि मैंने पार्टी 99 में बनाई है, अब उनके जो नेफ्यू है अजीत पवार, वो खुद पार्टी को आगे लेकर जाना चाहते हैं ऐसी दिशा में जिससे शरद पवार को लगता है ये गलत दिशा है। शरद पवार को लगता है कि अगर उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और वो एक प्लेटफॉर्म पर आए तो वो बीजेपी को अगले साल चुनौती देकर हरा सकते हैं विधानसभा चुनाव तक। तो मेरी जानकारी है ये जो निर्णय है, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगले साल विधानसभा चुनाव तक मैं रहूंगा, उसके बाद इन 18 महीनों में एक वर्किंग प्रेसिडेंट बनाते हैं और उस व्यक्ति या एक कलेक्टिव ग्रुप को पार्टी को आगे लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद मत कहिए कि पवार साहब ये करिए, पवार जी ये करिए। मैं उस तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं रहूंगा। ऑलमोस्ट लाइक ये बताइए सुप्रिया सुले ने कुछ दिनों पहले कहा था 17 अप्रैल को कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े धमाके होंगे। 16वें दिन उसके पता चलता है कि उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो का पद छोड़ा। 30 अप्रैल को शरद पवार का बयान आता है कि आज हम एमवीए का हिस्सा हैं, काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। अभी चर्चा नहीं हुई, आज महाराष्ट्र में अघाड़ी है, कल का पता नहीं। आर दे अनकंफर्टेबल इन दिस अलायंस? एवरीथिंग इज नॉट फाइन विद कांग्रेस एंड शिवसेना? देखिए, एवरीथिंग इज नॉट फाइन। अभी देखिए पवार जी की किताब में उन्होंने कुछ चीजें लिखी है, जो नया एडिशन आया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाए। जिस तरह की राजनीति उद्धव ठाकरे ने की एज मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे मंत्रालय नहीं जानते थे, उन्होंने लोगों से संपर्क करना चाहिए था, ये सब उन्होंने कहा है अपने किताब में। और मुझे जो जानकारी है, उद्धव ठाकरे इससे बिल्कुल नाखुश है कि शरद पवार ने इस तरह से मुझ पर यह हमला किया है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑल इज वेल, लेकिन ये तीनों पार्टियां जानती है, एनसीपी, कांग्रेस या शरद पवार एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सेना जानती है कि अगर वो इकट्ठा नहीं हो तो बीजेपी को एडवांटेज होगा। अगर वो इकट्ठा रहे तो पूरी उनके पास चांस है कि अगले साल महाराष्ट्र में वो फिर से सरकार बना सकते हैं। तो ये अलायंस मैं कहूंगा इज वन ऑफ, अगर आप कहें कंपल्शन कहें या अपॉर्चुनिज्म कहें, लेकिन वो है। हाँ, ये सही है कि सब कुछ इन तीनों दलों में ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम अगले साल विधानसभा तक इनको लगता है कि हमें एक साथ रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहे राजदीप जी, तो हमारा नुकसान होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं साहिल जोशी, इंडिया टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है नेता नगरी में। पहला सवाल, अजित पवार फिर से चूक गए? अजित पवार से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये सारी घटनाएं हो रही थी, शरद पवार के लिए एक तरीके से मजबूरी बन गई थी कि वो ये दांव खेले ताकि एक बार फिर वो अपने लिए भी, उनके लिए भी एक रियलिटी चेक, फैक्ट चेक हो जाए कि क्या उनके बिना उनके पार्टी के लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि वाकई में उन पर एक तरीके से दबाव बन रहा था, जो मेरे ख्याल से राजदीप पहले भी कह चुके होंगे, लेकिन वो ये मानकर चले थे कि कई सारे विधायक उन पर दबाव बनाए रखेंगे और कल अगर वो निकल जाते हैं तो जिस तरीके की स्थिति उद्धव ठाकरे के साथ हुई या शिवसेना के साथ हुई, वो शायद मुझे फेस करनी पड़े और लोगों को लगेगा कि मैं भी इस फैसले में शामिल हूं। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि मैं इस फैसले से दूर रहूं। जहां तक अजीत पवार की बात है, अजीत पवार का रवैया उस दिन जब उन्होंने फैसला किया कि घोषित किया कि भाई मुझे अब विदा करिए, मैं अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहता, तब पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी के जो बाकी सारे नेता है वो स्टेज पर आकर ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए आपको रहना पड़ेगा, आपके बिना पार्टी नहीं चल सकती। उसमें से कई सारे नेता ये साफ साफ सदमे में नजर आ रहे थे, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल जो अपने आप को उनके नजदीकी मानते हैं, उन्हें भी इस बात की भनक नहीं थी। लेकिन अजीत पवार दूसरी तरफ
उन्हें इस पूरे फैसले के बारे में पूरी जानकारी थी और सिर्फ एक बार उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह बताना शुरू किया कि देखिए पवार साहब के फैसले का आदर कीजिए। अगर पवार साहब कह रहे हैं कि उन्हें जाना है, नए नेता हम चुनेंगे, नए इसके लिए हम बात करेंगे, इस तरीके से उनको रोकना, उनके फैसले का अनादर करना, ये कोई ठीक नहीं होगा। और ये बात कई लोगों को खटकी है इस मामले में कि सारा कुनबा एक तरफ और अजीत पवार एक तरफ। अजीत पवार, क्या ये भी एक स्क्रिप्टेड था? क्या अजीत पवार को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि देखिए विरोध होगा, आप बीच में पड़िए, आप सबको समझाने की कोशिश करिए और इसको निकाला जाएगा? क्योंकि जो खबर मेरे पास है उसके मुताबिक सुप्रिया सुले पार्टी की अध्यक्ष बनेगी, शरद पवार एक तरीके से पैट्रियार्क के मूड में रहेंगे और पार्टी को चलाते रहेंगे, और इसके बाद पार्टी के जो भी फैसले हैं उसमें शरद पवार ये कह पाएंगे कि देखिए इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूं। उनके रिटर्न स्पीच में भी उन्होंने कहा था कि राज्यसभा का 3 साल का टेन्योर मेरा बाकी है, लेकिन उस 3 साल के टेन्योर में जो राज्यसभा में मैं भाषण करूंगा, जो बात कहूंगा, उसके लिए मुझ पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि मैं पार्टी की लाइन टो करूं। आई एम ऑन माई ओन, मेरे ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए। यही इसी बात का जिक्र वो बार बार करते हुए नजर आ रहे थे उनके रिटर्न स्पीच में। ये बात साफ शब्दों में, क्या ये डिसीजन एक्सटेम्पोर लिया गया, कोई गुस्से में लिया गया, या उस वक्त उनके दिमाग में ख्याल है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न स्पीच था। दूसरी एक अहम बात थी कि उनके परिवार के लोगों से चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया था। अजीत पवार को इसकी जानकारी इसलिए दी गई थी क्योंकि अजीत पवार के सपोर्ट के बिना सुप्रिया सुले को पार्टी का अध्यक्ष बनाना ये एक तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि महाराष्ट्र में पार्टी के कई विधायक अजीत पवार को समर्थन देते हैं। यह बात शरद पवार को पता है, इसके लिए अजीत पवार को बताकर यह बात करना ज्यादा ठीक था। इसके लिए उनको यह बात मालूम थी। अगर इतनी सारी प्लानिंग थी तो फिर फैसला वापस क्यों लिया? क्योंकि बिना उनकी पत्नी प्रतिभा पवार उस वक्त स्टेज पर मौजूद थी, और लोग मुझे कहते हैं कि प्रतिभा पवार उन्हें कह रही थी कि देखिए कोई भी जल्दबाजी मत करिए, दबाव में आकर आप फैसला वापस मत लीजिएगा, आप डटे रहिए। ये बात उनको वो कहने की कोशिश कर रही थी। और जब पवार नॉर्मली इस तरीके के फैसले लेते हैं तो वो बदलते नहीं है, सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन वहां पर जिस तरीके से उन्होंने लोगों से बात मनवाई, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर ही अंदर वो सोच रहे थे कि करना क्या है आगे, क्योंकि भाषण होने के बाद वो सीधे निकल जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे पार्टी के नेता जब तक अपनी बात नहीं रखे तब तक वो स्टेज पर बने रहे। पूरे 5 घंटे मीडिया की मौजूदगी में, पूरे लाइव टेलीकास्ट के दौरान उन्होंने सारे लोगों से बात मनवाई। उसमें से कई विधायक ये भी थे, कई नेता ऐसे भी थे कि जो कुछ ही दिन पहले जाकर शरद पवार को कह चुके थे कि देखिए पवार साहब, अब हमको जाना पड़ेगा बीजेपी के साथ में। देखिए बीजेपी के साथ हम जाएंगे तो सरकार स्थिर बनी रहेगी, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके लिए फंड मिल पाएगा, केंद्रीय एजेंसीज की जांच हमारे लिए खत्म हो जाएगी। ये सारी बातें कह चुके थे। वो भी वहां पर खड़े होकर कह रहे थे कि नहीं पवार साहब आपको ही रहना चाहिए, जबकि शरद पवार खुद ये कह चुके हैं ओपनली कि जिसको जाना है वो जाए, लेकिन मैं अपोजिशन पार्टी की यूनिटी बनाए रखूंगा। ये रही एक बात। लेकिन एक बात का जिक्र मुझे लगता नहीं कि आपके चर्चा में आया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। दूसरी एक बात है, शरद पवार एज ए नेता 83 ईयर्स यानी 83 साल के हो चुके हैं। आखिरी दिनों में, मतलब माफ करिए लेकिन अगर भाषा का हम इस्तेमाल करें तो वो उम्र के ढलान पर हम देख सकते हैं कि क्या वो देख रहे हैं। एक, आज भी अपोजिशन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, सत्ता में वापस आने के चांसेस बहुत ही स्लिम है। उनकी पार्टी जिसको एक नेशनल दर्जा दिया गया था वो इलेक्शन कमीशन ने छीन लिया है। देखिए वैसे भी नेशनल दर्जा हो या ना हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी है, महाराष्ट्र की पार्टी है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी शरद पवार के दिमाग में वो एक राष्ट्रीय नेता है। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उनका दर्जा छीनने के बाद महाराष्ट्र में मीडिया में, सोशल मीडिया में जो उनका मजाक बनाया गया कि एक रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय नेता है, अब क्या वो भूमिका निभाएंगे, ये सारी बातें उनको कहीं ना कहीं कचोट रही थी। देखिए क्या हो गया, उनके इस्तीफे का डिसीजन आने के बाद सिर्फ अजीत पवार या बाकी सारे नेता उनके साथ में खड़े नहीं हुए, या उन्होंने नहीं बोला कि आप रुक जाइए, लेकिन उसके साथ साथ अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, पिनियारी विजयन, एमके स्टालिन, राहुल गांधी, ये सारे नेता एक्सेप्ट उद्धव ठाकरे, बाकी सारे नेताओं ने उनको फोन किया, सुप्रिया सुले को फोन किया, कुछ लोगों ने प्रफुल्ल पटेल को फोन किया और कहा कि नहीं उनको रोकिए, विपक्षी एकता बनानी है तो उनके जैसे नेता की जरूरत है। तो उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि ठीक है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, लेकिन मैं जरूर राष्ट्रीय नेता हूं। मेरे इस्तीफे की खबर जिस तरीके से चल रही है
जिस तरीके से उसका परसेप्शन उसका बन रहा है और जिस तरीके से नेता मेरे पद से हटने को मेरा रिटायरमेंट की तरह देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी जरूरत है, ये मेरे लिए एक तरीके से ऑक्सीजन है और इसके लिए शायद मैं रहना चाहता हूं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होने वाला हो जाएगी जब हम आज बात कर रहे हैं उस वक्त, लेकिन ये सारी चीजें उनके सामने रखी हुई थी और परसों जब हम उनको मिले थे तब ये बात खास नजर आ रही थी कि वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि नहीं, मैं विपक्षी एकता करना चाहता हूं और ये वो अपने सर पर लेने को तैयार नहीं थे कि अगर कल 30-40 विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो उस फैसले का ठिकरा भी उन पर फोड़ा जाएगा। ऐसा लगेगा कि इन्होंने विद प्लान सारी चीजें की है। तो ये चीज भी वो साफ शब्दों में दिखाना चाह रहे थे कि ऑन माय टर्म्स, अगर बीजेपी के साथ भी जाना है तो मुझसे बात करो, आप किसी और से बात करके नहीं डिसाइड कर सकते कि पार्टी आपके साथ जाएगी। जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मेरी पार्टी के कुछ नेता भाजपा से बात कर रहे थे, लेकिन मैंने नरेंद्र मोदी से मिलकर साफ कर दिया कि इसमें मेरी सहमति नहीं है। नहीं, लेकिन उस पर वो भी शामिल थे, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं तो कह रहा हूं उन्होंने किताब में क्या लिखा बराबर है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे उनकी पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता ने कही थी और जो मतलब मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन था, लेकिन लोग समझ सकते हैं किसकी मैं बात कर रहा हूं। उनका यह कहना था कि 1999 में वो और शरद पवार प्रमोद महाजन के साथ में बाला साहब ठाकरे को मिले थे और तब लगभग ये तय हो चुका था कि तीनों मिलकर साथ में सरकार बनाएंगे। अडवाणी से बात हो चुकी थी, अडवाणी जी से, और यह तय हुआ था कि तीनों मिलकर महाराष्ट्र में साथ में सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को दूर रखेंगे, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, एनसीपी को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट पद दिए जाएंगे। एमवीए का राइट ऑफ सेंटर एक प्रयोग उस वक्त होने वाला था। उनका यह कहना है कि जैसे ही हम लोग उस मीटिंग से बाहर निकले, अडवाणी या किसी से मिले और वहां से बाहर निकले, शरद पवार ने कहा कि देखिए ये हम नहीं कर सकते, मैं कांग्रेसी हूं, जो भी हो जाए हमको कांग्रेस से बात करनी पड़ेगी, कांग्रेस के साथ ही हमको सरकार चलानी पड़ेगी, शिवसेना बीजेपी के साथ हमारी बात नहीं बन पाएगी, हमारे विधायक एक लिमिट के बाद उनसे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसका यह कहना था कि उसके बाद 2014 में भी यही बात हुई, तब भी उन्होंने एक टैक्टिकल तौर पर उनको सपोर्ट कर दिया, लेकिन उनके साथ में जाकर राजनीति करने के लिए शरद पवार कभी रेडी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए। वो थोड़े से ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन है उस मामले में, वो रेडी नहीं हुए। उनका यह कहना है कि उनके साथ में हम राजनीति नहीं कर पाएंगे और कम से कम वो अपने आप पर यह जिम्मा नहीं लेना चाहते कि देखिए हम शरद पवार के बारे में कहते थे ना, आखिरकार वो उन्होंने बीजेपी के साथ जाके सरकार बनाई, वो उनके लिए आइडियोलॉजी नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो सेक्युलर वगैरह कुछ है ही नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए मेरे बारे में। और इसीलिए वो बार बार जब भी उनको मौका मिलता है वो ये साफ कर देते कि देखिए हम आखिर में उनके साथ में नहीं गए। ये बात ऑन रिकॉर्ड अब तक तो सही साबित हुई है। अब ये जो इस्तीफे का पूरा मामला हुआ है उसके बाद भी मुझे लगता नहीं है कि एनसीपी में हलचल खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये शुरुआत है। शरद पवार ने जो जाने वाले थे उन पर एक तरीके से अंकुश डाल दिया है, उनसे लोगों के सामने मनवा लिया है कि नहीं, शरद पवार जो कहेंगे वही हम करेंगे करके। तो कम से कम कुछ दिनों के लिए उन पर अंकुश डाल दिया। लेकिन अगर कल वो चले भी गए तब भी शरद पवार ये कहने के लिए ओपन रहेगी कि देखिए मैं तो नहीं गया, ये अपने आप जा रहे हैं। और कैसे लोग हैं कि कुछ ही दिन पहले यहां पर स्टेज पर आकर कह रहे थे कि पवार साहब आपका डिसीजन फाइनल होगा, आप ही तय करिए क्या करना है करके, लेकिन उसके बावजूद जा रहे हैं। तो उन पर भी एक भाव बना रहेगा। एक गुट है क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा एनसीपी में ऐसा है। देखिए एनसीपी कोई आंदोलन से आई हुई पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस हो या बीजेपी जैसे एक आरएसएस का एक अंग है या उस परिवार से निकली हुई पार्टी है, उस तरीके से कोई बात नहीं है। एनसीपी क्यों बनी है? शरद पवार ने बगावत की सोनिया गांधी के खिलाफ और उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया, जिसकी वजह से उनकी पार्टी बनी है। अब ऐसे में महाराष्ट्र में मैक्सिमम नेता ऐसे हैं जो एनसीपी में आए हुए हैं, 95% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने माना कि महाराष्ट्र में अगर राजनीति करनी है तो शरद पवार ही नेता होना चाहिए, तभी हमारी राजनीति हो पाएगी। इसीलिए वो शरद पवार के साथ गए। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि अगर शरद पवार ही नेता नहीं है तो राजनीति कैसे करेंगे? वो अजित पवार के साथ थोड़ी काम कर पाएंगे, वो जयंत पाटिल के साथ थोड़ी काम कर पाएंगे। क्या समस्या है अजीत? थोड़ा सा, चूंकि हम लोगों ने शरद पवार बहुत डिस्कशन किया, जरा सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और अजित पवार की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भी तो समझ लें। मैं धवल कुलकर्णी की इंडिया टुडे मैगजीन में रिपोर्ट देख रहा था जिसमें बताया गया था कि जब ये अनाउंसमेंट हुआ
उसके बाद ही अजित पवार किस तरह समर्थकों को झिड़क रहे थे। किसी ने कहा मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा, तो उन्होंने मराठी में कहा हाँ चले जाओ, तुम्हें पतले होने की जरूरत भी है। मतलब इस तरीके से बात क्या अजित पवार ऐसे ही रहते हैं हमेशा चिड़चिड़े पब्लिक के बीच में? देखिए वही तो मैं कह रहा हूं ना कि जो ये कार्यकर्ता ये सब जो चीज कर रहे थे, उनको ये लग रहा था शायद अजित पवार को कि ये सारे जयंत पाटिल के समर्थक है। और जयंत पाटिल ऐसे नेता है कि जो नहीं चाहते कि शरद पवार अपनी कुर्सी छोड़े, क्योंकि अगर वो अध्यक्ष पद से हट जाएंगे तो उन्हें अजित पवार के साथ काम करना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा समझौता होगा। और इसीलिए अजित पवार की रिएक्शन वो इसीलिए थी कि जो कार्यकर्ता या नेता उस तरीके से कोई कोशिश कर रहे थे, वो पवार साहब का मन बदल सकते हैं, तो इसके लिए वो उनको झाड़ रहे थे। और ये बात अननोटिस नहीं गई है, जो मैंने भी पहले कही थी कि अननोटिस नहीं गई, एक्सेप्ट अजित पवार। बाकी सारे नेता कुछ और कह रहे थे और अजित पवार कुछ और कह रहे थे। अब रही बात सुप्रिया सुले की, सुप्रिया सुले को इससे पहले कम से कम 2 बार यह ऑफर किया गया कि आप महाराष्ट्र प्रदेश की अध्यक्ष बने और आप पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को समझिए। जयंत पाटिल की जगह पहले, जयंत पाटिल के पहले, अच्छा जयंत पाटिल के भी पहले कि आप पार्टी में एक्टिव हो जाइए। आप सांसद है लेकिन पार्टी में एक्टिव होइए। आप पार्टी में आपने कोई पद नहीं लिया है तो आप पार्टी में एक्टिव हो जाइए। 2019 में भी उनको यह ऑफर किया गया था, क्योंकि जयंत पाटिल मंत्री बन गए और ये सारी चीजें हुई। तो ये अच्छा मौका है, आप पार्टी में अध्यक्ष बनिए, आप एक तैयार हो जाएंगे। आप एक तरीके से आपने देखिए कांग्रेस में भी राजीव गांधी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और उसके बाद वो अध्यक्ष बने। सेम चीज राहुल गांधी के साथ हुई है, सेम चीज एमके स्टालिन के, हर किसी के साथ ऐसी चीज हुई है। लेकिन सुप्रिया सुले ने कोई भी पद नहीं लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके पद लेने के बाद पार्टी के भीतर सीधे सीधे ये लड़ाई, जो सक्सेशन की लड़ाई है, वो आउट इन ओपन हो जाएगी। अजित पवार के लोग में उनके लोग और ये सारा जो हो जाएगा, ये आउट इन ओपन हो जाएगा, क्योंकि पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आएगी। इसीलिए सुप्रिया सुले ने खुद होकर कभी भी पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो सांसद बनी रही, अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करती है, बाकी सारी चीजें करती है, पार्टी की स्टार प्रचारक रहती है वगैरह वगैरह, लेकिन पार्टी में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लिया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जिसके वजह से आज जब अचानक शरद पवार कह रहे हैं कि नया अध्यक्ष बनाओ, तो सुप्रिया सुले ये सिर्फ नामधारी अध्यक्ष बनेगी क्या? क्या उनके पीछे से अजित पवार ही पूरी पार्टी चलाएंगे क्या? ये सारे सवालों के जवाब मिलना बाकी था। और मुझे नहीं लगता कि एक धड़ा उसके लिए रेडी हो सकता है। जो अजित पवार के समर्थक है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो शायद ये सोच रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने आप पर भरोसा करके आप एनसीपी में आए, वरना हम कांग्रेस में ठीक थे। अब आप हमको कह रहे हैं कि आप, मैं हट जा रहा हूं, आप सुप्रिया के अंडर काम कर लीजिए या किसी के अंडर काम कर लीजिए। यह नहीं हो सकता, हमको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। हम लोग क्या क्या करना चाहते हैं वो साफ होना पड़ेगा। और इसीलिए सुप्रिया सुले, अभी उनके पास वक्त है। असल में अभी तो शरद पवार ने साफ ही कह दिया है, तो कभी ना कभी तो ये मुद्दा निकलेगा। अभी अगर टल भी जाए तो कभी ना कभी तो ये मुद्दा वापस निकलेगा। तो जब निकलेगा तब उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। और शरद पवार ने बाला साहब ठाकरे, करुणानिधि, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी की तरह अपना सक्सेशन प्लान क्लियर करके नहीं रखा हुआ है। अब अगर क्लियर नहीं किया है तो उनको धीरे धीरे वो क्लियर करना पड़ेगा। तो ये चुनौती रहेगी उनके लिए। और मुझे नहीं लगता कि एनसीपी का अंदरूनी संघर्ष ये पूरे मामले से खत्म होगा। इनफैक्ट वो अब शुरू हो चुका है और इसका पहला पड़ाव शरद पवार की जीत पे खत्म हुआ है, लेकिन आगे आगे धीरे धीरे इसकी परतें खुलती जाएंगी। शुक्रिया साहिल जोशी, राजदीप सरदेसाई, सुधीर सूर्यवंशी, आप तीनों लोगों का। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। नेता नगरी में चर्चा का सिलसिला यहीं रुकता है। आखिरी में फुर्सत की सलाह, 2 किताबें लेकर आया हूं आपके लिए। भरत सुंदरेशन कमाल के राइटर हैं, क्रिकइन्फो से जुड़े, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस समेत तमाम प्रतिष्ठानों से। इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी लिखी है जो हिंदी में पेंगुइन से आई है। महेंद्र सिंह धोनी एक अबूझ पहेली। इसमें सिर्फ आंकड़ों की भरमार नहीं है, इसमें सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ काम करने वाले तमाम लोग, इसमें टेरिटोरियल आर्मी से लेके उनके शुरुआती करियर के दौर में जो लोग रहे वो रेलवे के लोग, फिर भारतीय टीम के लोग, और जब धोनी आ रहे थे तो किस तरह की चर्चाएं हो रही थी, सबके बारे में किस्सा गोई की शैली में बखान है। आप देखिए किताब शुरुआत ही कितने दिलचस्प ढंग से करती है। रवि शास्त्री की प्रस्तावना के बाद वो देखो वहाँ धोनी है, क्रिकेट में उसका कोई ध्यान नहीं है, स्टाइलबाजी करता है, बाइक, गाड़ी, घड़ी, बस। ये महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुंबई के एक प्रतिष्ठित होटल की लॉबी में 2 चर्चित क्रिकेटर बता रहे थे जब इस राइटर ने, जो उन दिनों तक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं बना था, ये बात सुनी।
यहाँ से सिलसिला आगे बढ़ता है। सो ये किताब मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। महेंद्र सिंह धोनी भी लगातार खबरों में हैं। दूसरी किताब कमाल के हिंदी राइटर और हमारे मित्र सत्यव्यास, जिन्होंने कई उपन्यास लिखे, बनारस टॉकीज से सिलसिला शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। वो एक नए तरह का लेखन लेकर आए हैं। मीना कुमारी के ऊपर ये बायोग्राफी है। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। मीना मेरे आगे, बहुत लंबा शोध, पुरानी पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन, उस भाषा का अध्ययन जिसमें मीना कुमारी अपने आप को बरतती थी, और पहले पन्ने से ही किताब आपको अपने साथ जोड़ लेती है, बांध लेती है। कितना क्रूर रहा होगा एक पिता जो अपनी नन्ही जान बच्ची को सीढ़ियों पर छोड़ आता है, जबकि उसे पता है कि वहाँ चींटियों की बाम्बी है। फिर माँ लेकर आती है और ज़िंदगी वहीं से बदल जाती है। एक पठान चाचा हैं स्टूडियो के बाहर बैठे, जो तलती पकौड़ियों को निहारती बच्ची को देख रहे हैं, और फिर बच्ची जिद करके स्टूडियो में दाखिल होती है। एक लड़की है जो मृत्युशैया के करीब है, मौत के करीब है, अपनी बहनों के साथ ताश की बाजी खेल रही है और कह रही है ये बाजी भी जैसे मेरी मौत का इंतज़ार कर रही है। तब तक पाकीज़ा रिलीज़ हो चुकी है, तब तक गोमती के किनारे के आखिरी सीन शूट हो चुके हैं। ये मीना कुमारी की कहानी है। 2 किताबें मैंने आपको रेकमेंड की। एक सीरीज़ भी है जो बहुत चर्चित है और हमने देखनी शुरू की और बहुत पसंद आ रही है। अगर आपकी डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में और राजनीति के किसी भी स्वरूप में दिलचस्पी है तो आपको ये द डिप्लोमेट सीरीज़ है, ज़रूर देखनी चाहिए। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड। आज के नेता नगरी में इतना ही। उम्मीद है अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारी जो खास कवरेज चल रही है कर्नाटक चुनाव पर, वो ज़रूर देखिए। कर्नाटक चुनाव पर हमने अलग से एक मिनी नेता नगरी जैसा शूट किया था, जो आज ही फ्राइडे को रिलीज़ हुआ है। आज ही मतलब ये फ्राइडे को शूट होता है नेता नगरी, और रिलीज़ सैटरडे को होता है, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में इस बार नामचीन कलाकार पीयूष मिश्रा आए हैं। उन्होंने खुलकर अपनी आत्मकथा के बारे में बात की, वो भी आप ज़रूर देखें। शुक्रिया। और आपका सप्ताहांत वीकेंड से ही काम चला लेते हैं, उच्चारण चेक करके आते हैं। खूब अच्छा रहे। बाय बाय।